मई 25 और जनवरी 25 वालों के लिए अमेंडमेंट करा रहे हैं। ये अमेंडमेंट जीएसटी की अमेंडमेंट्स हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 मार्क्स की तो आनी ही चाहिए एग्जाम में, क्योंकि जो मैंने लास्ट के एग्जाम देखे हैं उससे पिछले वाले मई वाले, तो हमेशा अमेंडमेंट्स में से काफी कुछ कवर होता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये। और मोस्टली जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे पहले चैप्टर में, सप्लाई वाले चैप्टर में आई हैं, जो सेकंड चैप्टर होता है। इसके अलावा बाकी सब जो अमेंडमेंट्स हैं वो काफी छोटी छोटी सी नेग्लिजिबल है, तो मेनली हमारा फोकस यही रहेगा। अगर हम ये कर लेते हैं तो आगे सारा आसान हो जाता है। इसके अलावा आपको एक ऐसा मटेरियल मिलेगा, ये आईसीआई का जो मटेरियल था अमेंडमेंट्स का, उसको समराइज करके, छोटा करके, कुछ डायग्राम्स वगैरह इसमें ऐड करके बनाया हुआ है, तो ये मटेरियल आपको मिलेगा जिसमें आपको अमेंडमेंट करने में आसानी होगी। इसके अलावा इसमें काफी सारे एग्जाम्पल खुद बनाकर डाल दिए ताकि हमें अमेंडमेंट समझने में आसानी हो, तो इसीलिए आपको जो है ये पेजेस मिल जाएंगे और यहां से आपको करना है। अब फटाफट से अपन आ जाते हैं, शुरुआत कर लेते हैं पहले चैप्टर के अंदर जो पहली अमेंडमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। ये क्लैरिफिकेशन आई है, यानी कि कोई चेंज नहीं है, कोई भारी भरकम चेंज नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन हमेशा आपको पता है कैसे आती होती है, सर्कुलर के थ्रू आती होती है। हमने आपको बताया हुआ है कि एक तो आपका एक्ट होता है, एक्ट के साथ आपका रूल्स होते हैं, रूल्स के बाद नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन के बाद सर्कुलर होते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो कोई बड़ा चेंज करने के लिए आती है कोई, लेकिन जो सर्कुलर होते हैं वो आते हैं डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑफिसर्स के अंदर कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए। ये सर्कुलर्स एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं होते, ये सर्कुलर जो है किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन एसएससी भी इनको अपने फेवर में यूज कर सकता है। तो ऐसा एक सर्कुलर आया 2024 का सर्कुलर है, 10वें महीने का सर्कुलर है। तो ये जो एक सर्कुलर आया और सॉरी 6ठे महीने का सर्कुलर है, एक ये सर्कुलर आया और एक सर्कुलर और आया 7वें महीने के अंदर, इन दोनों को कंबाइन करके हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो इनमें से जो है क्या क्या दो सर्कुलर को कंबाइन करके रीडिंग कर रहे हैं, ऑल्दो सर्कुलर के नंबर याद करना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसको समझते हैं, जो है क्या कहते हैं, अपना एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, यहां पर हमारा एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा रखा है, मैन्युफैक्चरर, यानी कि ये एग्जांपल एक कंपनी का है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एप्पल एक कंपनी है जो क्या करती है, आपको पता है जब भी आप एप्पल का आईफोन खरीदते हो तो आईफोन के साथ 1 साल की गारंटी मिलती है, या उसको वारंटी बोल सकते हो, 1 साल की वारंटी मिलती है। वो बोलते हैं कि अगर 1 साल में उस आईफोन का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, कोई पार्ट आपका खराब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर से बिना किसी पैसा चार्ज किए उसको रिप्लेस करके देते हैं। तो हमारे पास एक कस्टमर है जिसने मान लीजिए आईफोन खरीदा और उसको 1 साल की गारंटी मिली, उसका मान लीजिए आईफोन का कोई पार्ट खराब हो गया। एक बार मैंने ऐसा किया भी था, एक आईफोन लिया था हमने, और वो क्या हुआ था कि मैंने स्विमिंग पूल में डाल दिया, क्योंकि आईफोन वाले बोलते हैं कि अंडर वाटर जा सकते हैं कुछ मीटर तक। तो मैं जब भी जाता हूं स्विमिंग पूल में तो आईफोन नीचे ले जाता हूं, तो उसमें क्या हो गया कि उसके जो स्पीकर थे, ऊपर वाला स्पीकर नीचे वाला स्पीकर सारे जो है क्या कहते हैं खराब हो गए। उसके बाद जो है फिर मैं उसको अपना केयर में लेकर गया, आईफोन की जो केयर वाले आते हैं, उन्होंने बोला कि स्पीकर खराब है, बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपना गारंटी के अंदर था। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा जो है स्पीकर वगैरह चेंज करके 1 हफ्ते के बाद नया मोबाइल नया बनाकर दे दिया, स्पीकर उन्होंने चेंज कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब इस केस में क्या हुआ, कस्टमर ने जो है क्या कहते हैं कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, बिना किसी कंसिडरेशन के आईफोन वालों ने क्या किया, रिप्लेस करके दे दिया पार्ट को। तो कस्टमर ने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया और आईफोन वालों ने क्या किया, रिप्लेस करके दे दिया पार्ट को, इवन रिप्लेस कर दिया पार्ट को। या फिर कई बार क्या होता है कि मेरे जो है एयरपोर्ट्स आते हैं ना जो कान वाले, तो वो एयरपोर्ट्स में क्या था कि उनमें भी आवाज कम आ रही थी, तो वो भी ले गया। मैंने कहा फ्री तो कर देते हैं तो ये भी ले जाते हैं, तो वो ले गया। लेकिन उस बारे में उन्होंने बोला कि नहीं, इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कानों की आपकी मैल बहुत ज्यादा है, वो उसमें घुसी हुई है, उसको साफ करना पड़ेगा, साफ करके देंगे तो वापस आपको दे देंगे, बहुत बढ़िया आपकी आवाज वापस से आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने वैसा ही किया, वो वापस ले लिए, उनको साफ करके वापस वही दे दिया, कोई नया रिप्लेस करके नहीं दिया। तो कई बार क्या होता है वो सिर्फ रिपेयर करके देते हैं, और कई बार क्या होता है वो रिप्लेस करके देते हैं। तो चाहे रिपेयर करके दे चाहे रिप्लेस करके दे, दोनों ही चीजें क्या करके देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे रिपेयर करके देते हैं चाहे रिप्लेस करके देते हैं, रिपेयर या रिप्लेस दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं तो बात ही आती है कि जब जीएसटी नहीं लग रहा, जब कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं लगेगा।
कहने का मतलब क्या है कि सप्लायर है यहां पर मैन्युफैक्चरर, यानी कि एप्पल बनाने जो कंपनी है, जो मोबाइल बनाने वाली एप्पल, उसने किसी कस्टमर को सर्विस दी। कौन सी सर्विस दी? या तो सर्विस दी क्या कहते हैं अपना रिपेयर की सर्विस, उसने रिपेयर करके दिया मोबाइल, या सर्विस दी पार्ट्स को कोई रिप्लेस करके दिया, कोई भी पार्ट जो आईफोन का खराब हो गया उसको रिप्लेस करके दिया, लेकिन रिप्लेस करके दिया विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? भाई जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी कैसे लग सकता है? तो यहां कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हां, दूसरा केस, अगर कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है तो जीएसटी लगेगा, कंसिडरेशन नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी लगेगा। आप बोलोगे सर कंसिडरेशन कब होगा? भाई अगर मान लो गारंटी का पीरियड खत्म हो जाता, 1 साल बाद कोई डिफेक्ट आता, तो उस केस में जो भी वो सर्विस देते, जो भी क्या कहते हैं अपना कोई पार्ट्स रिप्लेस करते, तो उसका क्या चार्ज करते? कंसिडरेशन चार्ज करते। एक बार ऐसा हुआ था, 3-4 साल पुराना फोन हो गया था, तो फिर उसका स्पीकर गड़बड़ आ रही थी। मोस्टली आईफोन में 2 ही गड़बड़ आती है, या तो बैटरी की गड़बड़ आती है, उनकी बैटरी अपना बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, या फिर स्पीकर की गड़बड़ आती है। तो उन दोनों केस में अगर गारंटी खत्म हो चुकी होती है तो फिर वो पैसे लेते हैं, बोले कि स्पीकर 8,000 रुपए का स्पीकर है, वो स्पीकर बदलवा लो। मैंने मोबाइल ही बेच दिया, मैंने कहा 8,000 रुपए का तो मोबाइल नहीं है, इतने का स्पीकर बदलवा लो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर गारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या लेते हैं? कंसिडरेशन लेते हैं। अगर वो कंसिडरेशन लेंगे तो जीएसटी लगेगा। अब ये बात हो गई, तो हमने एक बेसिक सी बात सीख ली कि अगर ये यहां पर एप्पल की बात नहीं है, कोई भी कंपनी की बात कर लो, आप वोक्सवैगन की गाड़ी की बात कर लो, महिंद्रा की गाड़ी की बात कर लो, गाड़ियों की बात कर लो, वॉशिंग मशीन की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो। आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी होगी, उसमें कोई अपना खराबी आ गई, गारंटी पीरियड है, तो पार्ट वगैरह क्या रिप्लेस करके देते हैं? फ्री के अंदर, और फ्री में रिप्लेस करके देंगे तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर कोई खराबी आ गई और आपकी गारंटी का पीरियड जा चुका, तो फिर वो रिप्लेस करके देंगे पार्ट, उसके पैसे लेंगे आपसे। अगर पैसे लेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब सेकंड बात, ये कई बार तो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर खुद कंपनी ओन्ड अपना खुद का एक आउटलेट खोलता है, रिपेयर सेंटर खोलता है, और खुद ही रिपेयर प्रोवाइड करता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो महिंद्रा वाले कह सकते हैं कि हमने खुद का आउटलेट खोला हुआ है, यही हम रिपेयर करके देंगे। कई बार कंपनी क्या करती है, खुद रिपेयर नहीं करके देती, इसको क्या कर देती है? आउटसोर्स कर देती है। जैसे कि कोई मेरा दोस्त है जिसके पास वोल्टास कंपनी के एसीज वगैरह का रिपेयर सेंटर है, उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है कि हिसार में कोई भी जो है क्या कहते हैं वोल्टास का एसी खराब होगा तो उसके पास ही फोन जाएगा, उसके पास ही कंप्लेंट जाएगा, फिर वो जाएगा अपना चेक करेगा, चेक करके जो भी पार्ट्स वगैरह रिप्लेस होगा वो करके देगा। और पैसे जो है क्या कहते हैं कौन देगी? कस्टमर नहीं देता, पैसे कौन देगा? वोल्टास देगा। क्योंकि भाई कस्टमर तो कहेगा कि कौन से पीरियड के अंदर है गारंटी, तो वहां पैसे कौन देगा? अपना जो है कंपनी देगी, यानी कि वोल्टास देगा। तो ये मैंने ये वाला डायग्राम अगले डायग्राम में बना रखा है। पहले मैंने आपको एक डायग्राम सिखाया, एक जो पिछला डायग्राम सिखाया उसमें हमने क्या सीखा? सारे बच्चे बताओ, पिछले डायग्राम में क्या सीखा? कि अगर रिपेयर या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की सर्विस कौन देता है? अगर कंपनी खुद देती है, कंपनी कौन? मैन्युफैक्चरर, जिसने प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो खुद देती है तो दो बातें होंगी, या तो कस्टमर से कंसिडरेशन चार्ज करेगी या कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेगी। चार्ज करेगी जीएसटी नहीं लगेगा, और सॉरी चार्ज करेगी तो जीएसटी लगेगा, चार्ज नहीं करेगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा केस, मान लीजिए जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, देखो ये यहां पर आते हैं, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो है क्या कहते हैं खुद मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करता है, रिपेयर वो खुद नहीं करता। आईफोन वालों के साथ ऐसा होता है, आईफोन वालों का जो आई केयर होता है या एप्पल केयर होता है वो अलग होता है, वो फ्रेंचाइजी दे रखी होती है। तो एप्पल का कोई रिपेयर सेंटर होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं अपने हिसार के अंदर या तो जो आइस केयर है उसके पीछे बैठा है, या फिर क्या कहते हैं अपना सन सिटी मॉल के अंदर जो है वो एप्पल वालों का रिपेयर सेंटर वाला बैठा है। तो कहने का मतलब क्या है, एप्पल ने आउटसोर्स कर रखी है सर्विस। किसको आउटसोर्स कर रखी है? ये आउटसोर्स कर रखी है किसी एक थर्ड पार्टी को, और जो क्या करता है रिपेयर करके देता है। अब इस केस में क्या होगा, कस्टमर जाएगा इस रिपेयर सेंटर के पास, और कस्टमर जो है बोलेगा कि मेरे को पार्ट रिप्लेस करके दो। अगर गारंटी में होगा तो वो कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेगा, और गारंटी में नहीं होगा तो वो कंसिडरेशन चार्ज करेगा। अगर गारंटी में होगा तो कंसिडरेशन चार्ज मान लीजिए नहीं कर रहा तो फिर जीएसटी भी नहीं लगेगा, और अगर जो है क्या कहते हैं गारंटी में नहीं है तो कंसिडरेशन चार्ज करेगा, कंसिडरेशन चार्ज करेगा तो फिर जीएसटी भी लगेगा। देखो क्या लिख रखा है कि हम रिपेयर सेंटर के पास गए, एप्पल वाले के पास,
उसने कोई कंजेशन चार्ज नहीं किया, तो अगर कोई कंजेशन चार्ज नहीं होगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर कंजेशन चार्ज होगा तो फिर क्या कहते हैं, जीएसटी भी लगेगा। ये बात हो गई। अगर आप दोनों चीजों में सिमिलरिटी देखोगे, इशू नंबर 1 जो हमने ऊपर डिस्कस किया और इशू नंबर 2 जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, वो यही है कि कस्टमर का कोई अपना जो है, जो मोबाइल वगैरह का पार्ट खराब हो रहा है, उसको रिप्लेस करवा के आ रहा है, या उससे क्या करवा के आ रहा है, रिपेयर करवा के आ रहा है, और वो सर्विस के ऊपर या तो क्या कहते हैं, कंसेशन चार्ज हो रहा है या कंसेशन चार्ज नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो जीएसटी लगेगा, और नहीं हो रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर कौन है, चाहे सप्लायर खुद मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सप्लायर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, या सप्लायर कोई रिपेयर सेंटर वाला फ्रेंचाइजी होल्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, कंसिडरेशन होगा तो लगेगा जीएसटी, कंसिडरेशन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। बताओ, यहां तक ये बातें समझ आती हैं? अब दूसरा जो है, क्या कहते हैं, क्या फर्क है ऊपर वाले केस में? तो क्या है भाई, ऊपर वाले केस में तो ये मैन्युफैक्चरर खुद है, मालिक कंपनी का खुद ही मोबाइल बनाने वाला है। ये क्या करेगा, ये पार्ट्स खरीदेगा, पार्ट्स खरीदेगा। पार्ट्स किस बात के पार्ट्स खरीदेगा? ये पार्ट्स खरीदेगा, कौन से पार्ट्स? जो इसको अब क्या करने हैं, रिप्लेस करके देने हैं। किस में रिप्लेस करके देने हैं? उस मोबाइल में रिप्लेस करके देने हैं, या वॉशिंग मशीन में रिप्लेस करके देने हैं, या फिर वोल्टास के एसी में रिप्लेस करके देने हैं, वो पार्ट्स रिप्लेस करके देने हैं। तो ये पार्ट्स खरीदेगा। अब ये पार्ट्स खरीदेगा और खुद ही रिप्लेस करके देगा। लेकिन एक बात बताता हूं, जब पार्ट खरीदेगा, पार्ट खरीदते टाइम उसको पीछे तो पैसे देने पड़ेंगे जिससे खरीद के आएगा, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगा होगा। तो जब ये पार्ट्स खरीदेगा और क्या कहते हैं, उस टाइम जीएसटी लगा होगा। अब बात आती है कि यहां तो जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन जब आउटपुट के ऊपर कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा तो यहां जीएसटी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसका जो है आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां बात यह है कि जब ये मैन्युफैक्चर, किसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चर, यानी कि माइंड में कौन आना चाहिए, एप्पल। एप्पल क्या कर रहा है, मोबाइल के पार्ट्स रिपेयर करके दे रहा है। क्यों रिपेयर करके दे रहा है? क्योंकि जो मैंने आईफोन खरीदा था उसकी बैटरी क्या हो गई, खराब हो गई। बैटरी खराब हो गई तो उसने मेरे को बैटरी रिपेयर करके दी या बैटरी रिप्लेस करके दी। मेरे से कोई कंसेशन चार्ज नहीं किया क्योंकि गारंटी के अंदर था। तो मेरे से जो बैटरी रिप्लेस करके दी, मेरे से कोई कंसेशन चार्ज नहीं किया, तो एप्पल के आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं लगा। लेकिन जब उसने पार्ट्स खरीदे तो उस टाइम वहां पर जीएसटी लगा हुआ होगा, यहां जीएसटी लगा होगा। अब बात यह है कि क्या इस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर है आईटीसी मिलेगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे मिल रहा है सर? आपने तो सिखाया हुआ है कि अगर आउटपुट के ऊपर टैक्स जो है नहीं है तो फिर यहां पर आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि भाई ये जो पार्ट्स इसने परचेज किए हैं, आपको लगता है कि ये जेब से बियर करेगा खर्चा? नहीं, ये जो पार्ट्स रिप्लेस कर रहा है ये अपनी जेब से बियर नहीं कर रहा। ये आउटपुट पे कंसिडरेशन क्यों नहीं लगा रहा, आपको पता है? क्योंकि पहले ही जब इसने मोबाइल बेचा होगा, जानबूझ के ये मोबाइल पहले क्या करके चलते हैं, महंगा करके चलते हैं कि कल को 2-4% कस्टमर के कोई पार्ट्स रिपेयर करके देने पड़ जाएं तो भी जो है क्या कहते हैं, उसमें हमारा कोई नुकसान ना हो। तो जो भी कंपनियां गाड़ियों में वारंटी देती हैं या मोबाइल प्रोडक्ट्स में किसी भी चीज में वारंटी देती हैं, तो यही सोच के देती हैं कि पहले जो है हम महंगा प्राइस चार्ज करेंगे, कल को कोई गड़बड़ आ जाती है तो हम रिपेयर कर भी देंगे, फ्री में रिपेयर कर देंगे, तो भी हमने फालतू पैसे चार्ज कर रखे हैं। तो गवर्नमेंट ने यहां बोला कि इस पार्ट्स पे जो भी क्या कहते हैं आपका जीएसटी है, इसका आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्यों? आप ये मत बोलो कि आउटपुट पे टैक्स नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि आउटपुट पे टैक्स नहीं है। आउटपुट पे टैक्स बताओ कब लगा होगा? जब क्या कहते हैं शुरू में मोबाइल बेचा होगा तो पहले ही प्राइस कौन सा चार्ज किया होगा, बढ़ा हुआ, तो इसीलिए उस टाइम पहले ही जीएसटी लग चुका होगा, और जीएसटी लग चुका होगा तो अब इसका कोई भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। यह है हमारी पहली अमेंडमेंट। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। नहीं है। अब इसको जो है क्या कहते हैं, ऊपर से भी पढ़ा देता हूं मैं, और पहले एग्जाम्पल पढ़ा देता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है। एनएम ने एक मोबाइल खरीदा आईफोन, जिसके अंदर 1 साल की वारंटी मिली। कुछ दिनों बाद आईफोन में कोई बैटरी का इशू आ गया, तो एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने जो है क्या कहते हैं, बातें मत करो, एप्पल ने क्या किया, बैटरी फ्री में रिप्लेस करके दी। आपको पहले तो ये बताना है क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। मैंने यहां लिखा है रिप्लेस करके दी है फ्री फ्री फ्री। अगर फ्री रिप्लेस करके दी है
तो आपको पता ही है कि सिंस नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड बाय एप्पल, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद बताओ क्या एप्पल को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? नो, एप्पल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी, नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी। क्यों, क्या लॉजिक है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ पार्ट्स, cost of parts replaced is already included in price of phone when it was sold, and GST was applicable on output। तो इसलिए अब कुछ रिवर्स नहीं करेंगे। ये हो गया आपका आंसर। तो भाई पहला हमारा इशू हो चुका है खत्म। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम चलेंगे आगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां क्या लिखा है, सिंस कंसिडरेशन जो क्या कहते हैं चार्ज नहीं किया है एप्पल ने, तो इस वजह से आउटपुट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसको उसके लिए आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जब उसने पार्ट्स जो है क्या कहते हैं खरीद कर अपना जो लगाए हैं पार्ट्स रिपेयर के टाइम पे, वो पार्ट्स की कॉस्ट उसने पहले किस में इंक्लूड कर दी होगी? जब आईफोन बेचा होगा और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया था, तो इसका मतलब आउटपुट पे टैक्स है। इसको कोई भी जो है रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और गारंटी के बाद के जो पार्ट्स होंगे उनके तो आउटपुट भी जीएसटी है, तो वैसे ही आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है, आईटीसी रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ऊपर ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, मेरे हिसाब से तो आप पढ़ लेना। बाकी जो है क्या कहते हैं, एक आधे उसकी पढ़वा देता हूं, बाकी पढ़ लेना। आप देखो क्या लिख रखा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है? एप्पल। एप्पल ने वारंटी दी गुड्स के लिए और कस्टमर को रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की वारंटी पीरियड के अंदर, और उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, विदाउट चार्जिंग कंसिडरेशन। तो इस वजह से जो है क्या जीएसटी अप्लाई होगा? तो उन्होंने लिख रखा है कि भाई कोई भी जीएसटी अप्लाई इसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अपना कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। देखो लिख रखा होगा यहां पर, नो फर्दर जीएसटी इज चार्जेबल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वो बोलते हैं पहले ही लग चुका। कब लग चुका? देखो बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ जो गुड्स वगैरह है जो भी दिए हैं आपने रिप्लेस करके, उनका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स। जब आपने शुरू में आईफोन बेचा था उस टाइम पे इनका कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए अब दोबारा जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री में पार्ट्स रिप्लेस करोगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा तो फिर जीएसटी लग जाएगा। अगर पैसा चार्ज करोगे तो जीएसटी लग जाएगा, पैसा चार्ज नहीं करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? तो ये भी आंसर लिख रखा है अपना आईटीसी, ये कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट सप्लाई। एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं है क्योंकि पहले ही आपने क्या कर रखा होगा, पहले आउटपुट पे टैक्स दे रखा होगा, तो इसलिए अब आपको जो है आईटीसी रिवर्स, नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी। तो ये हो गया भाई आपका पहला पॉइंट, पहला इश्यू। यहां पर आईसीआई की अगर आप बुक देखोगे तो उन्होंने आईटीसी चैप्टर अलग लिख रखा है, सप्लाई अलग लिख रखा है। मैंने दोनों को क्या कर दिया, मर्ज करके एक ही जगह कर दिया ताकि अलग अलग जगह से ना पढ़ना पड़े। डायग्राम भी इकट्ठा बनवा दिया ताकि जो है अलग अलग जगह से ना पढ़ना पड़े। इसके बाद अगला इशू वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया। वो अगला इशू ये है कि जब आईफोन मैन्युफैक्चरर खुद पार्ट्स रिप्लेस नहीं करता, वो क्या करता है, वो किसी और से करवाता है। उस केस में भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। क्या आंसर आएगा कि अगर कस्टमर से आपने कंसिडरेशन लिया है तो जीएसटी लगेगा, कंसिडरेशन नहीं लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, तो ये आंसर आएगा। इशू नंबर 2 यही है, यही आंसर आएगा। देखो इसमें लिख रखा होगा कि वेयर अ डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोला है,
डिस्ट्रीब्यूटर बोला है केयर वाले को, जो एप्पल की केयर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला है। एप्पल केयर वाले को डिस्ट्रीब्यूटर बोला है। एप्पल केयर वाला जो है वो क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो खुद लायबल नहीं है करने के लिए। मैं रिपेयर वाले के पास चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा आईफोन का ये पार्ट रिप्लेस करके दे, वो कहेगा मैं थोड़ी लायबल हूं, लेकिन वो किसके बिहाफ पर करके दे रहा है, एप्पल के बाद बिहाफ पे करके दे रहा है, क्योंकि एप्पल ने वारंटी दी हुई थी मुझे, तो मैं तो कल को जो है कोई केस करूंगा तो किस पे करूंगा, एप्पल पे। वो एप्पल के बिहाफ पर करके दे रहा है। अगर वो कोई कंसेशन चार्ज नहीं कर रहा, नो सेपरेट कंसेशन इज चार्ज, अगर कोई कंसेशन चार्ज नहीं कर रहा फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से, देखिए मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या होगा वो मैं आपको इशू नंबर 3 में बताऊंगा। किन किन के बीच में, देखो यहां पर इस डायग्राम में अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बीच में बात कर रहे हैं, कि कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में तो मैं आपको समझा चुका कि कस्टमर तो है, क्या कहते हैं, अगर कंसेशन चार्ज होगा तो जीएसटी लगेगा, कंसेशन चार्ज नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कस्टमर और जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनकी तो हम बात कर ली, अब हमें बात किसकी करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर की। इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा कि मैं अपने फ्री में थोड़ी ना तेरे को रिपेयर करके दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में क्यों रिपेयर करके देने लगा, डिस्ट्रीब्यूटर तो इसके लिए क्या चार्ज करेगा, पैसा। किससे चार्ज करेगा, एप्पल से चार्ज करेगा, मैन्युफैक्चरर से। तो इनके बीच में क्या ट्रांजैक्शन होगी वो हम इशू नंबर 3 में देखेंगे। अभी इशू नंबर 2 में तो क्या देख रहे हैं, इशू नंबर 2 में क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन है वो देख रहे हैं। उस केस में सीधी सी बात है जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां देखो लिखा रखा है नो जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, कोई जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा ऑन द रिपेयर वगैरह सर्विसेज। और अगर कंसिडरेशन होगा, इफ एनी एडिशनल कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी भी लग जाएगा। एक बात बताओ, अगर कस्टमर से वो कंसिडरेशन ले लेगा फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ भी नहीं लेगा। अगर वो कस्टमर से कंसिडरेशन ले लेगा तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से, सॉरी मैन्युफैक्चरर से फिर वो कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसका एक एग्जांपल बना रखा है। एप्पल ने अपना सारा काम आउटसोर्स कर रखा है रिपेयर सेंटर को। आप चले जाना रिपेयर सेंटर पे, रिपेयर आउटसोर्स कर रखा है। रिपेयर सेंटर रिप्लेस द बैटरी, और बैटरी रिप्लेस करके दी रिपेयर सेंटर ने, और एप्पल के बिहाफ पर क्या जीएसटी लगेगा। तो देखो अगर क्योंकि वारंटी में करके दी है क्या, तो हाँ, अब वो एग्जांपल ऊपर वाला एग्जांपल कोई ले रखा है, तो सिंस नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इतना सफिशिएंट है लिखना, आगे चलते हैं। तो इतना कर लिया हो तो मैं आगे पढ़ाता हूं आपको, लिख लिया। तो सिनारियो नंबर 3, इशू नंबर 3 क्या है, इशू नंबर 3 ये है कि क्या होगा किन दोनों के बीच में, एप्पल और, एप्पल मतलब कौन, मैन्युफैक्चरर, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो रिपेयर सेंटर है, उन दोनों के बीच में क्या होगा। तो इसके लिए यहां पर आईसीआई ने कुछ इसके पार्ट्स बांट रखे हैं। तो यहां जो है बोलता है आईसीआई कि 4 इंस्टांसेस, यानी कि 4 केस हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा, वो 4 केस हो सकते हैं। तो देखिए पहला केस क्या है, तो पहले केस का मैंने ये डायग्राम बना रखा है। पहला केस क्या है, और चारों केस बड़े बारीक हैं। ये 4 केस कर लेते हो तो समझ लेना कि अमेंडमेंट का खत्म हो गया, क्योंकि जो बाकी आगे अमेंडमेंट है वो तो नामात्र सी हैं, बहुत आसान सी हैं, अपन 5-5 मिनट में कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। मेन यही है ये 4 केस जिसमें कंफ्यूजन है। अभी तक जो हमने 2 इशू डिस्कस किए वो रिवाइज कराओ, क्या है वो, ये है कस्टमर ने रिपेयर करवाया किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से। पहले सेकंड केस में डिस्ट्रीब्यूटर से रिपेयर करवाया, और फर्स्ट केस में किससे करवाया, मैन्युफैक्चरर। दोनों केस में सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन होगा जीएसटी लगेगा, कंसिडरेशन नहीं होगा जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि अगर मैन्युफैक्चरर खुद रिपेयर करेगा तो उसको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है कॉस्ट ऑफ पार्ट्स इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ आईफोन, इसलिए नो नीड टू रिवर्स द आईटीसी। तो ये हो गया। अब आते हैं इस पार्ट पे जो कि हमारा इशू नंबर 3 है, जिसमें हम किन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। तो देखो क्या लिखा रखा है, तो देखो लिखा रखा है यहां पर कि कस्टमर ने तो अपना, कस्टमर गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास,
ये इश्यू नंबर 3 तभी लगेगा जब क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर खुद काम नहीं कर रहा, वो आउटसोर्स कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से करवा रहा है। तो ये इश्यू नंबर 2 की ही आगे क्लैरिफिकेशन है, आप ये मान के चलो। इश्यू नंबर 1 में क्या था? इश्यू नंबर 1 में कौन काम कर रहा था? मैन्युफैक्चरर। तो इसमें मैन्युफैक्चरर खुद काम नहीं कर रहा, वो किससे करवा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर से। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है रिप्लेस करके दिए पार्ट्स, तो रिप्लेस करके दिए पार्ट्स और अपना कस्टमर को रिप्लेस करके दिए। इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो हम डिस्कस कर चुके कि कंजर्वेशन होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इन दोनों के बारे में, कि इनके बीच क्या होगा। तो इनके बीच क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या होगा? तो ये तो लिख रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने जो रिप्लेस करके दिए हैं पार्ट्स, वो पार्ट्स कहां से रिप्लेस करके दिए हैं? पार्ट्स रिप्लेस करके दिए हैं फ्रॉम ओन स्टॉक। मतलब बैटरी कहां से रिपेयर करके दी? बैटरी रिपेयर करके दी है उसने खुद के पास, उसके पास बैटरी का कोई स्टॉक पड़ा था। अब आप बोलोगे उसके पास बैटरी का स्टॉक कहां से आया? भाई कहीं से खरीदता होगा ना मार्केट से। एप्पल ने तो बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि मेरा कोई कस्टमर आए तो तुम क्या करके दे देना? पार्ट्स रिप्लेस करके दे देना। तो उसने बोला अपना डिस्ट्रीब्यूटर ने कि भाई मैं कहां से लाऊंगा पार्ट्स? तो एप्पल ने क्या बोला? खरीद लेना कहीं से मार्केट से, जहां से मिले तुम्हें, तुम पार्ट्स खरीद लेना और उसको रिप्लेस कर देना। आप बोलोगे सर ये तो एप्पल को खुद को भेजने चाहिए ना पार्ट्स। हाँ भेजने चाहिए, उसके भी आगे केस आएंगे। 4 केस बाकी है ना। 4 में से पहला केस क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ने पार्ट रिप्लेस करके दिया, वो कहां से रिप्लेस करके दिया? वो मैन्युफैक्चरर से नहीं मिला, मैन्युफैक्चरर से नहीं मिला। किससे मिला? खुद उसने मार्केट से परचेज किया। कई बार ऐसा हो सकता है, आप मान लो मारुति की गाड़ी कोई रिप्लेस अपना कोई खराब हो जाए और ठीक कराने जाओ, तो मारुति का जो ये रिपेयर वाले हैं, आपने उनको बोला कि इनका बम्पर जो है टूट गया है, आप बम्पर इसको रिप्लेस कर दो। आपने कहा मेरे को अर्जेंट चाहिए। मारुति वाले कहते रुको रुको, वहां गुड़गांव से आएगा, ये पार्ट्स आएगा, नया बम्पर आएगा 1 हफ्ते बाद, फिर हम आपको देंगे। उसने कहा नहीं नहीं मेरे को अर्जेंट चाहिए अभी के अभी। तो हमारे उसने जुगाड़ लगाया, शोरूम वाले ने क्या किया, बाजू में से कहीं से ऑटो मार्केट से बम्पर खरीद के उसको रिप्लेस करके दे दिया। तो ये वो वाला केस है कि पार्ट्स जो है वो कहां से रिप्लेस करके दे रहा है? आजू बाजू से कहीं से खरीद के, या खुद के स्टॉक से खरीद के, या तो हो सकता है उसके पास किसी और की कोई और गाड़ी का स्टॉक पड़ा होगा, तो उसका जो है क्या कहते हैं बम्पर यहां रिप्लेस करके दे दिया। या तो अपने स्टॉक से रिप्लेस कर रहा है, या कहां से रिप्लेस कर रहा है? बाहर से कहीं से खरीद के, थर्ड पार्टी से परचेज करके। तो ये परचेज करके रिप्लेस कर रहा है या ऑन स्टॉक से रिप्लेस कर रहा है? इस केस में ये इतना अच्छा थोड़ी ना है कि ये मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर खुद परचेज करके रिप्लेस कर देगा और मैन्युफैक्चरर से 1 रुपया भी नहीं लेगा। आप खुद सोचो, इसका क्या, इसने जो है कस्टमर का फ्री में रिप्लेस करके दिया पार्ट, तो इसने कस्टमर को तो क्या कहते हैं सर्विस दी है, किसके बिहाफ पर सर्विस दी है? मैन्युफैक्चरर। तो अब ड्यूटी किसकी है पैसा रिमबर्स करने की? मैन्युफैक्चरर की। तो जितने का भी इसने पार्ट खरीदा है, एक तो पार्ट की कॉस्ट प्लस के इसका कुछ प्रॉफिट होगा, इसकी कुछ फीस होगी, कुछ सर्विस चार्ज होगा, ये दोनों ऐड करके ये किससे रिकवर करेगा? मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर से जो है ये रिकवर करेगा और मैन्युफैक्चरर को क्या बना के देगा? इनवॉइस। अब इस एग्जांपल में सप्लायर कौन है? पहचानो, सप्लायर कौन है? हमेशा सप्लायर कौन हो ये देखना हो तो आपको देखना होता है कंजरेशन किसको रिसीव हो रहा है। अब यहां मैन्युफैक्चरर पैसे देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। किस बात के पैसे देगा? डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके बिहाफ पर कस्टमर का पार्ट फ्री में रिपेयर करके दिया है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा सप्लायर इस सर्विस के लिए और मैन्युफैक्चरर बनेगा क्या? रेसिपिएंट। हमेशा जब रेसिपिएंट या सप्लायर पहचानना हो तो हमेशा क्या ध्यान देना चाहिए? कंजरेशन, कि कंजरेशन कहां से कहां फ्लो हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरर से कंजरेशन फ्लो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है क्या कहते हैं यहां अपना सप्लायर बनेगा और वो रेसिपिएंट बनेगा। तो इस केस में अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? इस इनवॉइस में जीएसटी लगाएगा, जीएसटी लगेगा, क्योंकि दोस्तों कंजरेशन है तो जीएसटी है। तो यहां कंजरेशन है तो जीएसटी भी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो फिर जो रेसिपिएंट है उसको इसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी। आपको पता है ये जो पार्ट्स खरीदे होंगे, इस पार्ट्स का आईटीसी तो किसको मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। इस पार्ट्स का ऑन स्टॉक या परचेज ऑफ पार्ट्स, इसका आईटीसी तो किसको मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। और जो डिस्ट्रीब्यूटर ने इनवॉइस बना के दिया मैन्युफैक्चरर को, इसका आईटीसी किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चरर को। यह है हमारा केस नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। दोबारा सीखो इसको। हमने इसमें क्या सीखा
कि भाई मैं कह रहा था कि इस केस में क्या हुआ, कस्टमर ने क्या किया बेटा, कस्टमर ने किसके पास गया, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, क्या करने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए। तो रिपेयर करवाने के लिए गया, कस्टमर से पैसे चार्ज नहीं किए, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिपेयर कहां से किया, खुद के स्टॉक से या फिर परचेज करके। जो चीज परचेज की होगी और उसका स्टॉक होगा उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, इस चीज के पैसे कस्टमर से तो रिकवर नहीं किए, तो किससे रिकवर करेगा, ये रिकवर करेगा अपना मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर से जो पैसे रिकवर करेगा, बताओ उस पैसे के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, हाँ, जहां कंजर्वेशन है वहां जीएसटी है तो जीएसटी लग जाएगा, और इसी जीएसटी का आईटीसी किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आप सोच के देख लो कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। आप देखो कंजर्वेशन मैन्युफैक्चरर से जा रहा है किसकी तरफ, डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो गया यहां पर, सप्लायर, और वो हो गया आपका रेसिपिएंट। बताओ ये समझ आ गया आपको, वेरी गुड। इसको रीड कर लेते हैं, ऊपर देखो तो यहां लिख रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, रिप्लेस कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस कर दिए पार्ट कस्टमर को अंडर वारंटी, यानी कि फ्री में रिप्लेस कर दिए। कहां से रिप्लेस कर दिए, बाय यूजिंग द स्टॉक या परचेज। और फिर उसने क्या किया, कंजर्वेशन चार्ज कर लिया। कहां से कंजर्वेशन चार्ज किया, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से कंजर्वेशन चार्ज किया, बदले में इशू कर दिया इनवॉइस, और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसका आईटीसी किसको मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर को। आगे देखो लिख रखा है कि मैन्युफैक्चरर वुड बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी। हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरर को कंडीशंस जो है वो क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी, अपना आईटीसी की कंडीशन, सेक्शन 16 में जो कंडीशन लिख रखी है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो भाई ये है आपका क्लैरिफिकेशन नंबर 1 ऑफ द इशू नंबर 3। अब इसमें देखो कुछ पूछना तो बताइए, फिर हम चलते हैं आगे। नहीं चल पूछना है, आगे चलते हैं। बी पॉइंट, बी पॉइंट में एप्पल रिपेयर वाले ने यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस करके दिए कस्टमर को पार्ट्स, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद नहीं खरीदा। डिस्ट्रीब्यूटर कहता मैं कहां से खरीदूं, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि कौन मेरे को प्रोवाइड करेगा पार्ट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पार्ट्स कहां से लेगा, मैन्युफैक्चरर से। वो भी कैसे लेगा पार्ट्स, इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है, इन्होंने ये सिस्टम बना रखा है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए, जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए पार्ट्स रिप्लेस करवाने, हम आपको पार्ट्स देंगे नहीं, आपको पहले उस कस्टमर का क्या देना पड़ेगा, रिक्विजिशन। रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब परचेज ऑर्डर, आपको लिखकर देना पड़ेगा कि आपको जो है क्या कहते हैं, इतने पार्ट्स चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ था कि मेरा एक एयरपोर्ट था, वो वाला, पहले मैं गरीब आदमी था तो वो रियलमी वगैरह के लेता था, तो रियलमी, ओप्पो, वीवो के मेरे पास एयरपोर्ट्स थे, और वो पता नहीं अचानक से क्या हो गए कि 2-3 महीना चलते थे, अपने आप बंद हो जाते थे, खराब हो जाते, बैटरी खत्म हो जाती थी। मैं अपना लेकर चला गया उसको, उनका भी मुश्किल से रिपेयर सेंटर ढूंढा, कहीं ना कहीं मिला मेरे को, और वहां जाकर उनको वो अपना जमा करा दिए। वो भी 4000 रुपए के थे, इतने महंगे अपना थे, और वो ऐसे खराब हो जाते थे रोज ही। तो मैंने अपना 4000 रुपए के वो रिप्लेस करवाए, मैं उनको पैसे पहले जमा करा के आया। मैंने कहा कि भाई ये जो क्या कहते हैं रियलमी वाले जो एयरपोर्ट वगैरह जो भी हैं, वो अपना इसको रिप्लेस कर दो, खराब है ये। तो उसने कहा अभी रिप्लेस नहीं होंगे, हमारे पास कोई स्टॉक में नहीं पड़े, हम क्या करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट रेज करेंगे किसके पास, हमारी कंपनी के पास। हम तो रिपेयर सेंटर हैं, हम ये रिक्वेस्ट किसको रेज करेंगे, मैन्युफैक्चरर के पास। वो फिर उनकी मर्जी है, या तो आपका ठीक करके देंगे या फिर आपको नया मिल जाएगा। तो उनसे ठीक तो हुआ नहीं, क्योंकि चाइना का माल आपको पता ही है, चले तो अपना चांद तक नहीं तो शाम तक, तो वो शाम तक नहीं चला, तो अपना उन्होंने क्या किया, रिप्लेस ही करके दे दिया। 15-20 दिन बाद उनका फोन आया कि आपके नए एयरपोर्ट आए हुए हैं। नए आए थे वो, उससे भी खराब थे, तो हालांकि थे डब्बा बंद, मेरे को लगता है उन्होंने पुराने डब्बे में पैक करके दे दिए होंगे। ऐसी काम करती हैं ये कंपनियां। तो खैर, अब मैं आपको क्या बता रहा था कि कई बार क्या होता है कि जो भी आप रिपेयर करवाने जाते हो, तो वो उनके पास जो अपना रिपेयर सेंटर होता है, सेंटर के पास वो पार्ट्स नहीं अवेलेबल होता, तो सेंटर क्या करता है, सेंटर पार्ट आपको अरेंज करके देता है। कहां से अरेंज करके देता है, मैन्युफैक्चरर से। तो इस केस में क्या हुआ, सेंटर वाले ने रिक्विजिशन डाला। रिक्विजिशन का मतलब होता है परचेज ऑर्डर, रिक्विजिशन का मतलब होता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर डाला किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, और मैन्युफैक्चरर ने उसके बदले में दे दिए पार्ट्स।
लेकिन मैन्युफैक्चरर ने ये पार्ट्स दिए फ्री। बताओ फ्री क्यों दिए? क्योंकि भाई ये किसका काम है? उसी के बिहाफ पर तो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है ये काम, तो फ्री ही तो देना था भाई। तो ये तो उसी के बिहाफ पर काम हो रहा है, इसीलिए फ्री ही देना था, तो फ्री दे दिए। और जब फ्री दे दिए तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। जहां कंजरेशन नहीं वहां जीएसटी नहीं, सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे सर वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में पार्ट्स रिप्लेस करके दे रहा है, कोई सर्विस का भी तो पैसा चार्ज करना चाहिए। हाँ, वो आगे डिस्कस करेंगे। ये सर्विस का जो इनवॉइस बनाएगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि बंदे ने पार्ट फ्री आया लेकिन सर्विस के चार्ज तो हैं। मैं गया, उनका दिमाग खाया, 10-15 मिनट उनके वेस्ट किए, तो सर्विस के कोई 100-500 रुपए तो चार्ज करेंगे। कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, किससे करेंगे? कंपनी से। किससे? मैन्युफैक्चरर से। तो उस सर्विस के ऊपर तो जीएसटी लगेगा और वो आगे डिस्कस करेंगे। यहां तो बात कर रहे हैं पार्ट्स की। पार्ट्स फ्री में आ गए, पार्ट्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात आती है आईटीसी की। आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? किसको आईटीसी मिलना है यहां पर? डिस्ट्रीब्यूटर को तो आईटीसी मिलना नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पार्ट्स फ्री में आए हैं और वो पार्ट्स उन्हें आगे लगा दिए, वो भी फ्री में, कोई जीएसटी लगा ही नहीं, तो आईटीसी किस बात का? आईटीसी की तो हम बात कहां कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर की। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने ये पार्ट्स खरीदे होंगे। किससे खरीदे होंगे? कहीं से भी खरीदे होंगे, खुद बनाए होंगे या खरीदे होंगे। तो मैन्युफैक्चरर ने पार्ट्स खरीदे होंगे, तो इन पार्ट्स का क्या आईटीसी मिलेगा मैन्युफैक्चरर को? तो अगेन आप बोलोगे सर आउटपुट पे तो टैक्स है ही नहीं। देखो ये देखो, आउटपुट पे तो टैक्स पे है ही नहीं। आउटपुट पे टैक्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर के आउटपुट पे टैक्स नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आईटीसी उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ। आईटीसी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई इन पार्ट्स की कॉस्ट पहले ही इंक्लूड होगी। किस टाइम पे? जब उन्होंने क्या बेचा था? मोबाइल। ठीक है, तो यहां पर आईटीसी मिल जाएगा, कोई आईटीसी इनको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा केस नंबर, अपना जो इशू नंबर 3 का केस नंबर 2। इसमें क्या सीखा? इसमें ये सीखा कि कस्टमर जब भी पार्ट्स रिप्लेस करवाने आएगा तो जो अपना रिपेयर सेंटर वाला है उसके पास पार्ट्स पड़े नहीं होंगे, और वो किसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा? वो मेल भेजेगा अपना, किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर उसको पार्ट्स भेजेगा, उस पार्ट्स के ऊपर कोई भी कंसेशन नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, और साथ में जो मैन्युफैक्चरर है जब वो पार्ट्स खरीदेगा उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो इसकी आप थ्योरी भी यहां से पढ़ सकते हैं। बी पार्ट में लिख रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, एक रिक्वेजिशन भेज रहा है मैन्युफैक्चरर को। बिना डायग्राम्स के ये थ्योरी पढ़ना आसान नहीं होता, तो आपके लिए डायग्राम बना दिए गए हैं। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिक्वेजिशन भेज रहा है और फिर जो है वारंटी के अंदर हो रहा है सारा काम। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है अपना डिस्ट्रीब्यूटर को, और उस केस में अपना कंजरेशन नहीं है, कोई कंजरेशन नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं है, और आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैन्युफैक्चरर को। ये हो गया आपका बी वाला पार्ट। इसमें कोई डाउट तो पूछिए, अदरवाइज अपन चलते हैं आगे सी वाले पार्ट पे। जल्दी बोलिए, यहां तक हो गया। अगला केस फिर से क्या हो गया? मोबाइल खराब हो गया और कस्टमर चला गया किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या करने चला गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास? कि पार्ट्स रिप्लेस कर दो। तो पार्ट्स रिप्लेस कर दो। अब की बार भी डिस्ट्रीब्यूटर ने पार्ट्स रिप्लेस करके दिए फ्रॉम द स्टॉक। पिछली बार भी केस नंबर 1 में भी क्या था? स्टॉक से रिपेयर किए थे। यहां पर भी किससे रिपेयर किए? स्टॉक से। बट इसमें जो स्टॉक था वो कौन सा स्टॉक था? इसमें जो स्टॉक था वो वाला स्टॉक था जो मैन्युफैक्चरर ने पहले ही इसको भेज रखा था। ये लोग अब की बार शाणे बने, इनको पता है कि भाई दिक्कत आती है पार्ट्स में, तो इन्होंने मैन्युफैक्चरर ने पहले क्या करके भेज रखा है? 10-10, 20-20 बैटरी इनको पहले ही भेज रखी है कि जिस भी कस्टमर, कोई भी कस्टमर आए बैटरी रिप्लेस करवाने वाला, उसको उसी टाइम रिप्लेस कर देना। जैसे सैमसंग वाले करते हैं। रियलमी का एग्जांपल दे दिया, एप्पल का भी दे दिया। जब मैं थोड़े ठीक ठाक से पैसे थे फिर मैं सैमसंग वाला था, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, वन प्लस का भी लिया नहीं भाई। तो सैमसंग वाले में यही होता था कि एक मोबाइल लिया, उसकी वही बैटरी वगैरह खराब हो जाती है, मोस्टली यही इशू आता है। 1 साल चलती है इनकी बैटरी, फिर खराब हो जाती है। तो अपना वो बैटरी इन्होंने रिप्लेस कर दी तुरंत। इसका मतलब सैमसंग के रिपेयर सेंटर के पास पहले ही क्या अवेलेबल थी? बैटरी अवेलेबल थी। और वो स्टॉक कहां से आया था? उसने थर्ड पार्टी से नहीं खरीदा था, मैन्युफैक्चरर ने पहले ही उसके पास भेज के रखा हुआ था।
तो ये जो है क्या कहते हैं उसने पहले ही भेज के रखा हुआ था, तो ये उस वो वाला स्टॉक था। और अब क्या हुआ, हाँ, तो पार्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड वाला स्टॉक था, तो उसमें से उसने रिप्लेस करके दे दिया। और अब जो है क्या कहते हैं क्या हुआ कि भाई, हाँ, एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते, थोड़ा डायग्राम में मेरे को लगता है कि शायद एरो वगैरह गड़बड़ है, मैं एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस करके दिए पार्ट कस्टमर को वारंटी के अंदर आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी उसने सप्लाई रिसीव कर रखी थी। हाँ, अब ये आप बोलोगे सर मैन्युफैक्चरर से किस बात का स्टॉक पहले रिसीव कर रखा था, ये, हाँ, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर ने किस बात का पहले स्टॉक रिसीव कर रखा था, तो ये हो सकता है कि ये स्टॉक बेचने के लिए भी हो सकता है रिसीव कर रखा हो। बेचने के लिए कैसे, बेचने के लिए ऐसे कि हो सकता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या करता हो कि जब गारंटी के बाद वाला मोबाइल होता है, गारंटी के बाद जब जो है बैटरी रिप्लेस करेगा, तो फिर उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर से क्या चार्ज करेगा, पैसे, क्योंकि अपना बैटरी बेची नहीं है। अब मान लेते हैं 1 साल बीत जाता, उसके बाद बैटरी खराब होती, तो मैं जाता डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि बैटरी रिप्लेस कर दो, वो बैटरी के पैसे ले लेते और रिप्लेस करके दे देते। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो जो बैटरियां है वो पहले खरीद रखी हो, किसने खरीद रखी हो, डिस्ट्रीब्यूटर ने, रिप्लेस करने के लिए। और कब रिप्लेस करने के लिए, आफ्टर गारंटी पीरियड, क्योंकि ऊपर क्या लिखा रखा है, सप्लाई, यानी कि पहले ऑलरेडी सप्लाइड बाय हिम। सप्लाइड बाय हिम मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने पहले ही उसको सप्लाई कर रखा था। सप्लाई करने का मतलब पहले ही इनवॉइस बन चुका था, कंजरेशन इसने दे दिया था, यानी कि इसने बैटरियां पहले ही खरीद के रखी हुई थी अपने पास। तो पहले क्या हुआ था कि पहले ही इनवॉइस बन चुका था, कंजरेशन हो चुका था, और पहले ही जीएसटी वगैरह लग चुका था, जीएसटी पहले ही लग चुका था। और किसने जीएसटी पहले पे किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया होगा मैन्युफैक्चरर को। किस बात के लिए भाई, आराम से सीखो, दोबारा समझो कि भाई कस्टमर आया, ये वो वाला केस है कि कस्टमर आया और बैटरी रिप्लेस करवाने वारंटी पीरियड के अंदर, लेकिन इनको आइडिया था कि वारंटी पीरियड में नहीं आएगा। इनको लगा था कि कस्टमर कब आएगा, वारंटी पीरियड के बाद, वारंटी पीरियड के बाद में आएगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है वो क्या किया था, मैन्युफैक्चरर से पहले क्या खरीद रखी थी, बैटरियां खरीद रखी थी। किस बात के लिए बैटरियां खरीद रखी थी कि जब कस्टमर आएगा मैं उससे क्या चार्ज करूंगा, कंजरेशन, और बैटरी क्या करके दूंगा, रिप्लेस। इसलिए बैटरियां इसके पास फ्री में नहीं आई थी, खरीद रखी थी, सप्लाई हो चुकी थी, फ्री में नहीं आई थी। क्योंकि मैन्युफैक्चरर को यह लगा था कि गारंटी के अंदर तुम्हारा फोन खराब होगा ही नहीं। एप्पल वालों को भी ये लगता है गारंटी में तुम्हारा फोन खराब होगा ही नहीं, सैमसंग वालों को भी ये लगता है गारंटी में तुम्हारा फोन खराब होगा ही नहीं, 1 साल बाद ही जो है बैटरी खराब होगी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो लोग आते हैं बैटरी रिप्लेस करवाने जिनको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका होता है, यानी कि जिनकी गारंटी खत्म हो चुकी होती है। तो अगर ऐसा कस्टमर आएगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसे क्या चार्ज करेगा, कंसिडरेशन, और आउटपुट पे जीएसटी भी लगेगा। लेकिन अब की बार ऐसा कस्टमर आ गया जो कब रिप्लेस करवाने आ गया, वारंटी में ही। अगर वारंटी में रिप्लेस करवाने आ गया, अब समस्या होगी ये कि भाई पार्ट्स तो खरीदे हुए पड़े हैं, किसने खरीद रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहता मैंने तो ये खरीद रखे हैं, मैं क्यों अपना वो वाला पार्ट लगाऊं, तू मेरे को फ्री वाला पार्ट भेजना, वो लगाऊंगा मैं। समझ रहे हो ये बात क्या हो रही है, ये बात ये हो रही है कि भाई रिपेयर सेंटर ने बैटरियां खरीद रखी थी। क्यों खरीद रखी थी, उसको लगा था कि मैं जब रिप्लेस करूंगा तो मैं फिर कस्टमर से क्या रिसीव करूंगा, कंसिडरेशन। तो मैं सस्ती बैटरी खरीदूंगा 1000 की, आगे बेचूंगा 1500 की, बीच में 500 कमाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि कस्टमर कौन से वाला आ गया, फ्री वाला। अब वो सोच रहा है कि ये तो मेरी खरीदी हुई बैटरी है, ये रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं उनसे क्या कर लेता हूं, नई बैटरी मंगा लेता हूं। तो उन्होंने, मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला, एक काम कर, तू पहले जो तूने बैटरी खरीद रखी है वही लगा दे, मैं तेरे को इसके लिए क्रेडिट नोट इश्यू कर देता हूं। अब ये क्रेडिट नोट क्या चीज होती है, जब भी रेसिपिएंट का जो है क्या कहते हैं अमाउंट कम करनी होती है तो हम क्या इश्यू करते हैं, क्रेडिट नोट। यहां सप्लायर है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने बैटरी सप्लाई की है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, और पहले पैसे लेकर सप्लाई की है, पहले फ्री में सप्लाई नहीं की, पैसे लेकर सप्लाई की है। तो मैन्युफैक्चरर ने बैटरियां दी हैं किसको दी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दी हैं पैसे लेके, और पहले प्रॉपर तरीके से क्या बनाया था, इनवॉइस, उस पे जीएसटी लगाया था, और वो जीएसटी जमा भी करवा चुका था किसको, गवर्नमेंट को। कौन,
डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी ना, मैन्युफैक्चरर। दोबारा समझो ना क्या हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे दिए किसको? डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको पैसे दिए? डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे दिए मैन्युफैक्चरर को। किस बात के? बैटरी को खरीदने के। और जो है क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर ने जो है अपना जीएसटी इकट्ठा किया, उसके ऊपर वो जीएसटी जमा करा दिया किसको? गवर्नमेंट को। और अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब आ गया फ्री वाला कस्टमर। तो डिस्ट्रीब्यूटर बोला कि मेरे को फ्री वाली बैटरी भेज दो, मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया। मैन्युफैक्चरर ने बोला फ्री वाली बैटरी नहीं भेजूंगा और आप उसी में से लगा दो। तो उसी में से उसने लगा दी, बट उसने कहा कि ये तो मैंने खरीद रखी है, मेरे को फ्री में अपना जो है बैटरी लगानी पड़ेगी, मेरे को पैसे कौन देगा? तो मैन्युफैक्चरर ने बोला एक काम करता हूं कि जो तूने पहले परचेज के पैसे दिए थे ना, जो कंसिडरेशन दिया था, वो मैं कम कर देता हूं। पहले तूने 10 बैटरी खरीदी थी, उसके पैसे दिए थे, अब मैं 9 के कर देता हूं। एक बैटरी का तुमको क्या इश्यू कर देता हूं? क्रेडिट नोट। तो यहां जो है एक बैटरी का क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया जाएगा। क्रेडिट नोट इश्यू करने से क्या होगा? क्रेडिट नोट इश्यू करने से यह होगा, मैन्युफैक्चरर का भी जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाएगी फ्यूचर की रिटर्न में, अगली रिटर्न में। अगली रिटर्न में क्रेडिट नोट इशू करने की वजह से मैन्युफैक्चरर की जो है वो लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, वो ये है रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। ये हमने कहां सीखा था? हमने सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन 3, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सबसेक्शन 3, डिस्काउंट, जो आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट होता है 15(3)(b), उसमें सीखा था आफ्टर सप्लाई वाले डिस्काउंट में कि ये क्रेडिट नोट इशू करोगे तो रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो यही वाला एग्जांपल है जिसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट के बदले में एक बैटरी का आईटीसी अपना रिवर्स करना पड़ेगा, बाकी 9 बैटरियों का आईटीसी वो लेकर रख सकता है। दोबारा सुनिए पूरा केस क्या हुआ। कस्टमर आया किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि भाई साहब ये मोबाइल की बैटरी खराब हो गई, रिप्लेस कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा कि भाई गारंटी में है या बिना गारंटी की है? क्योंकि गारंटी में होता तो उसके पास बैटरियां पहले खरीदी हुई पड़ी थी, वो रिप्लेस कर देता, कस्टमर से पैसे चार्ज कर लेता, जीएसटी लग जाता आउटपुट पे, आईटीसी मिला ही हुआ था, बस बात खत्म थी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो है शॉक हो गया, उसको लगा कि तो फ्री वाला कस्टमर आ गया, अब इसका क्या करूं? जो बैटरी थी वो तो मैंने खरीद रखी है। तो उसने बोला मैन्युफैक्चरर को कि मेरे को फ्री वाली बैटरी भेज दो। मैन्युफैक्चरर बोला कि 15 दिन लग जाएंगे, इतने कस्टमर नाराज हो जाएगा, मेरी ब्रांड का सवाल है। तो एक काम करो, जो आपके पास ऑलरेडी बैटरी पड़ी है जो मैंने सप्लाई की थी पैसे वाली, उनको यूज कर लो, लेकिन मैं आपको बदले में क्या करूंगा? क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, ताकि आपने जो कंजरेशन मेरे को दे रखा है मैं कंजरेशन वापस कर दूंगा, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, या फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे वो तो कोई बात नहीं, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और तेरे को क्या करना पड़ेगा? उन बैटरियों का आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। इस केस में यह माना जाएगा कि उसने एक बैटरी कम ही खरीदी थी, क्योंकि वो उसका क्रेडिट नोट इशू हो गया, इनवॉइस, और जब बदले में क्रेडिट नोट इशू हो जाता है तो इनवॉइस क्या हो जाता है? कैंसिल। 10 बैटरियों का इनवॉइस, एक बैटरी का क्रेडिट नोट, तो नेट करके क्या माना जाएगा? 9 बैटरी का इनवॉइस। तो ये होगा इस केस में। ये है आपका सी पॉइंट जो हमने इसको रीड किया। अब आते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट पे जाने से पहले अभी तक के सारे इशू रिवाइज करो भाई, अभी तक के सारे इशू रिवाइज करो। इशू नंबर 1, कस्टमर आया किसके पास? कस्टमर आया डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, जीएसटी नहीं लगेगा, और मैन्युफैक्चरर को आईटीसी भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्ट्स उसने यूज किए हम ये मान लेंगे कि भाई पहले जो जब मोबाइल बेचा था उसके प्राइस में इंक्लूड था। फिर कस्टमर आया अगले केस में किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर आया, और डिस्ट्रीब्यूटर को जो है क्या कहते हैं, अपना पैसे नहीं दिए तो जीएसटी नहीं लगा, अगर दिए पैसे देगा तो जीएसटी लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर बैकएंड पे क्या काम किया? इश्यू नंबर 3 में आ गए। बैकएंड पे उसने क्या किया? अपना 3 केस हमने डिस्कस कर लिए। डिस्ट्रीब्यूटर ने बैकएंड पे सबसे पहले तो अपना जो वो खुद का स्टॉक यूज किया या थर्ड पार्टी से अपना परचेज किया। उस केस में ये इनवॉइस बनाएगा किसके नाम पे? मैन्युफैक्चरर के नाम पे। मैन्युफैक्चरर को उसका आईटीसी मिल जाएगा और जीएसटी उसके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन चार्ज होगा। अगला केस वो ये था कि भाई जब भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई बंदा आया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? रिक्विजिशन, उसके पास स्टॉक था नहीं
रिक्विजिशन में उसको भेजा मैन्युफैक्चरर को, उसने फ्री में पार्ट दे दिया। जब कंजेशन नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, साथ में मैन्युफैक्चरर को आईटीसी भी मिलेगा। क्यों आईटीसी मिलेगा? वही मानेंगे कि पार्ट्स अभी फ्री दिए हैं, लेकिन पहले ही जब मोबाइल बेचा था उस टाइम इस पार्ट्स की कॉस्ट पहले इंक्लूड कर रखी है मोबाइल के प्राइस में। ये हो गया सेकंड केस। तीसरा केस जो थोड़ा सा मुश्किल लगा वो ये था कि भाई सबसे पहले इनके पास क्या था, स्टॉक पड़ा था डिस्ट्रीब्यूटर के पास, लेकिन वो स्टॉक कौन सा था? जो पहले परचेज किया हुआ था, यानी कि पहले उसका इनवॉइस इशू हो चुका था, ये आईटीसी ले चुका था। अब इसने क्या किया, अब इसने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, मैन्युफैक्चरर को बोला कि भाई मेरे पास तो परचेज स्टॉक है, मेरे को फ्री वाला भेज दो। उसने मना कर दिया, उसने कहा इसी में से यूज कर ले। इसने इसी में से यूज कर लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने बदले में क्या इशू कर दिया? क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट यूज इशू कर दिया तो रेसिपिएंट कौन है यहाँ पर? ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर। इसको क्या अपना करना पड़ेगा? आईटीसी थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट में जितना होगा उतना रिवर्स करना पड़ेगा। लास्ट जो है पार्ट, और वो ये है, अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, पार्ट्स ये रिप्लेस कर रहा है, और पार्ट्स रिप्लेस कर रहा है ऑन स्टॉक से। अब दोबारा फिर से ऑन स्टॉक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट रिप्लेस कर रहा है ऑन स्टॉक से, डिस्ट्रीब्यूटर जो है पार्ट रिप्लेस कर रहा है ऑन स्टॉक से, लेकिन यहां ये डिस्ट्रीब्यूटर पैसे नहीं रिसीव कर रहा मैन्युफैक्चरर से। मतलब पहले केस में और इस केस में क्या सिमिलरिटी है? पहले केस में भी ऑन स्टॉक था, इसमें भी ऑन स्टॉक है, लेकिन पहले केस में डिस्ट्रीब्यूटर ने इनवॉइस बनाकर दिया था किसके नाम पे? मैन्युफैक्चरर। यहां इनवॉइस नहीं बना के दे रहा। डिस्ट्रीब्यूटर तो चाहता था इनवॉइस बना दूं, लेकिन मैन्युफैक्चरर कहता पैसे नहीं मिलेंगे, मैं पार्ट्स ही भेज दूंगा तेरे को। डिस्ट्रीब्यूटर कहता मैंने वो थर्ड पार्टी से खरीद रखे हैं ये बैटरी, तो मैन्युफैक्चरर कहता कोई बात नहीं, मैं तेरे को मैंने बनाई हुई जो है ना ओरिजिनल बैटरी वो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेस कर दियो। तूने बाहर से खरीद रखी है, बस उसकी जगह ये वाली भेज दूंगा, रिप्लेस कर दियो, बस क्या दिक्कत है। तो यहां पर क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो थे, जो रिपेयर सेंटर है, रिपेयर सेंटर के पास कुछ बैटरियां पड़ी थी। कहां से खरीद रखी थी? मार्केट से। तो अब कस्टमर आया बैटरी रिप्लेस करवाने, मैन्युफैक्चरर को फोन लगाया इसने, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि बैटरी है नहीं, बैटरी भेज दो, कस्टमर आया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने, मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला कि भाई एक बार तू बैटरी वो वाली रिप्लेस कर दे जोन सी तूने बाहर से खरीद के रखी हुई है, वही रिप्लेस कर दे। उसने कहा कि मैं अपने पल्ले से क्यों रिप्लेस करूं, मेरे को पैसे दो इसके। तो उसने बोला पैसे नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, तेरे को नई बैटरी ही भेज दूंगा, 2 दिन में आ जाएगा, बट कस्टमर को खाली मत जाने दे, एक बार रिप्लेस कर दे। तो ये वो वाला केस हुआ। तो उस केस में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर से बैटरी चल के आएगी ना बाद में, उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले ही अपनी जेब से बैटरी यूज कर रखी है, तो वो बैटरी जो कम हो गई वो फिर क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या कहते हैं, रिप्लेस कर देगा, पूरी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी वो क्या कहते हैं, मांगने आया पैसे की, एक बार जो है पैसे दे दो सर, 500 रुपए मेरे पास जेब में पड़े नहीं है, खुले नहीं पड़े हैं, कोई जरूरत है, 500 रुपए दे दो, मैंने दे दिए। थोड़े दिन बाद वो क्या कर देगा, वापिस। इसमें क्या जीएसटी है? कोई जीएसटी नहीं है। तो यहां पर यही है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बार अपनी जेब से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बार अपनी जेब से, कई बार ऐसा होता नहीं है, मान लो दुकानदार के पास मोबाइल नहीं पड़ा होता, वो बाजू वाली दुकान से मोबाइल लेके आ जाता है और तुम्हारे को चेप देता है कि इसको तो बेच के ही जाऊंगा मैं, लेकिन फिर बाद में जब उसका मोबाइल आएगा तो बाजू वाले को मोबाइल वापस कर देगा। कई बार ऐसे कपड़े भी होते हैं कि भाई कोई शर्ट पड़ी नहीं होती तो बोलता है कि साइड से खरीद आता है और फिर बाद में उनको वापस कर देगा, तो वही चीज है। तो यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बार अपनी जेब से एक पार्ट रिप्लेस कर दिया, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को पार्ट कहां से रिसीव हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर इसके लिए कोई कंसेशन चार्ज नहीं करेगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर का ही काम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट कहती है जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो और जहां जीएसटी ना लगे वहां फिर आपको डिलीवरी चालान बनाना पड़ता है, जहां इनवॉइस ना हो वहां डिलीवरी चालान बनता है, तो इसलिए यहां डिलीवरी चालान बनेगा। और ये पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने खरीदे होंगे तो मैन्युफैक्चरर को क्या इसका आईटीसी मिलेगा? यस, हमेशा वही लॉजिक। कौन सा लॉजिक? कि जब मैन्युफैक्चरर ने फोन बेचा होगा उस टाइम प्राइस पहले ही बढ़ा रखा होगा
कि ऐसे आलतू फालतू पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो पहले पहले प्राइस जो है बढ़ाकर दिया होगा, तो इसलिए आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहां यही है, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस कर दिया गुड्स एक बार तो ओन स्टॉक से, और फिर उसके बाद उसने रिक्विजिशन भेजा कि भाई मेरे पास स्टॉक कम हो गया, आप भेज दो। तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है मैन्युफैक्चरर ने स्टॉक भेज दिया, लेकिन डिलीवरी चालान साथ में इशू कर देगा, लेकिन कोई कंजर्वेशन चार्ज नहीं करेगा। ये मैंने आपको बता दिया, आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरर को। तो इशू नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं आगे। हाँ जी, डाउट बताओ आपका। रहने दे, फटाफट बोल। हाँ, पिछले वाले केस में इनका डाउट मैं रिपीट कर देता हूं। इशू वाले पिछले वाले जो केस में इन्होंने क्रेडिट नोट इशू किया था। हाँ जी बेटा, मैन्युफैक्चरर आईटीसी क्यों रिवर्स करेगा? नहीं नहीं, वही लॉजिक है ना कि मैन्युफैक्चरर की अभी तो आउटपुट पे टैक्स नहीं लगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर पार्ट्स फ्री में थोड़ी रिप्लेस करके दे रहा है। कस्टमर से पहले उसने मोबाइल बेचते टाइम क्या ले रखे हैं? फालतू पैसे ले रखे हैं। तो कस्टमर को मोबाइल बेचते टाइम पहले ही उसने फालतू पैसे ले रखे हैं, और एक्चुअल में ऐसा करते हैं ये कि मान लो कोई मोबाइल की कॉस्ट 50,000 आ रही है, ये जानबूझ के 70-80,000 का बेचते हैं कि मार्केटिंग एक्सपेंस आ गए, बाकी कल को कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़ गया, उसके खर्चे आ गए, अपना प्रॉफिट भी आ गया। तो पहले ही बढ़े हुए कंजरेशन पे इसने जीएसटी ले रखा है कस्टमर से, इसीलिए अभी कोई आईटीसी वगैरह रिवर्स नहीं करेगा। क्या फर्क पड़ता है कि इनका कहना है कि मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को पार्ट्स दिया होगा तो अलग इनवॉइस बनाया होगा। भाई अलग अलग इनवॉइस बनाया होगा। पहले हमने सोचा था कि ये बिकने वाली बैटरी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये बिकने वाली बैटरी नहीं है, ये जो है क्या कहते हैं हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी। जेठलाल ने कोई मान लो एसी खरीदा, ठीक है, एसी खरीदा, उसने दुकान पे लगाया, दुकान पे बेचने के लिए खरीदा, लेकिन क्या हुआ, उसका आईटीसी ले लिया। अब वो एसी बेचने की बजाय जेठलाल ने उसको कहां यूज कर लिया? दुकान पे ही। तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। भाई पहले आईटीसी मिल, पहले हमने स्टॉक समझ के उसका आईटीसी लिया था, अब आपने कैपिटल गुड समझ के आईटीसी ले लिया, आईटीसी तो मिला रहेगा ना। यहां पर भी वही है कि पहले आपने बेचने के लिए बैटरी खरीदी थी, अब वो बैटरी रिप्लेसमेंट में काम आ गई, आई तो बिजनेस में ही काम है, तो आईटीसी क्यों रिवर्स करोगे? इसके बाद अगला क्वेश्चन, इश्यू नंबर जो 4 है, ये इशू नंबर 4 जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है। और वो क्या है? वो ये है कि सेम वही बात है कि भाई कस्टमर आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिप्लेस करवाने, पार्ट तो उसने रिप्लेस कर दिया, पार्ट कहां से रिप्लेस किया? उसके 4 केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट कहां से रिप्लेस किया। इसने पार्ट रिप्लेस किया या तो खुद के स्टॉक से, या उससे मंगवा के, या अपना क्या क्रेडिट नोट वाला इशू करके, या फिर जो है क्या कहते हैं बदले में यूं की यूं पार्ट आ गया उस तरीके से। तो 4 केसेस हम कर चुके हैं कि पार्ट कैसे रिप्लेस किया, बट अब की बार हम कह रहे हैं कि पार्ट रिप्लेस तो किया, साथ में वो क्या मांगेगा? रिपेयर चार्जेस। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा कैसे? रिपेयर सेंटर वाला कमाएगा कैसे? अगर वो पार्ट यूं का यूं आया, यूं का यूं उसने जो है फ्री में आगे दे दिया, कमाई उसको कैसे होगी? रिपेयर सेंटर को। मैन्युफैक्चरर का तो काम चल गया, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? पार्ट दिया, पार्ट देकर जो है क्या कहते हैं अपना कस्टमर को पार्ट अपना आगे रिप्लेस कर दिया, मैन्युफैक्चरर का तो काम हो गया। रिपेयर सेंटर वाला क्यों कमाएगा? रिपेयर सेंटर वाले ने फ्रेंचाइजी क्यों ले रखी है एप्पल की? कुछ कमाने के लिए। तो कमाएगा कैसे? आप कह रहे हो कस्टमर से तो रिपेयर चार्जेस ले नहीं सकते, तो रिपेयर चार्जेस लेंगे कहां से फिर? तो लेंगे मैन्युफैक्चरर से। तो यहां लिखा रखा है कस्टमर को जो भी रिपेयर चार्जेस बनते थे, कस्टमर से तो कोई जीएसटी नहीं लिया गया, कोई कंजरेशन नहीं लिया गया, नो कंजरेशन और रिपेयर चार्जेस, नो कंजरेशन और रिपेयर चार्जेस, हेंस जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? कंजरेशन चार्ज करेगा किससे? मैन्युफैक्चरर के। और इसलिए इसके ऊपर बनाएगा इनवॉइस बनाएगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। ये सेम वही पॉइंट है जो कि था इशू नंबर 3 का केस नंबर 1, सेम था। इशू 3 का केस नंबर 1 में भी क्या हुआ था? उसने पार्ट रिप्लेस किए थे, बट पार्ट रिप्लेसमेंट के बदले में उसने क्या इशू कर दिया था? इनवॉइस, और उससे पैसे रिसीव कर लिए थे। देखो यही होगा इनवॉइस वाला, इशू 3 का केस 1। हाँ ये देखो, ये वही है
कि इसने पार्ट रिप्लेस कर दिए थे, बदले में इसने इनवॉइस इशू कर दिया था यहां पर। बस इस केस में क्या हुआ जो पढ़ रहे हैं, इसमें पार्ट रिप्लेसमेंट के बदले में यहां पर क्या हो गया है, पार्ट रिप्लेसमेंट की जगह क्या है यहां पे, यहां पर सर्विस है, रिपेयर है। बस रिपेयर का भी वो क्या करेगा, जेब से रिपेयर नहीं करेगा, अपना पैसा रिकवर कर लेगा मैन्युफैक्चरर से और उसको इनवॉइस इशू कर देगा। इनवॉइस इशू कर देगा तो फिर मैन्युफैक्चरर को उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी, मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा। बस यही केस है। तो इस केस में कोई डाउट तो बताओ, मैं पढ़ा भी देता हूं, ये लिखा रखा है कि इस केस में जो है वो क्या है कि रिपेयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इन एडिशन टू रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स को रिप्लेस तो किया ही है, साथ में रिपेयर दी गई है, या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब या हो सकता है पार्ट रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल रिपेयर है। सिंपल रिपेयर है तो भी ये होगा, कस्टमर से पैसे लिए नहीं, और पैसे कहां से ले लिए, मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से पैसे लोगे उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी। तो विदाउट कंसिडरेशन, कस्टमर से पैसे नहीं लिए, लेकिन पैसे कहां से ले लोगे, चार्जेस द मैन्युफैक्चरर, पैसे ले लोगे आप मैन्युफैक्चरर से, और उसके बदले में इशू करोगे टैक्स इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस इशू करोगे, और इनवॉइस इशू करोगे तो यहां पर जीएसटी जो है वो लग जाएगा। आईटीसी मिलेगा क्या, यस, मैन्युफैक्चरर को जो है क्या कहते हैं, आईटीसी मिल जाएगा। ये हो गया आपका केस। इसका वही एग्जांपल बना रखा है कि रिपेयर सेंटर ने अपना वारंटी की सर्विस दी है और कस्टमर से पैसे लिए नहीं है और अपना एप्पल को इनवॉइस भेज दिया है, क्या जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, यस। तो जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा, यस, और साथ में आईटीसी भी मिल जाएगा, यस यस यस। चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगला केस है, ये जो चार्ट है ये तो समरी है, ये चार्ट ऊपर के सारे जो प्रोविजन कराए हैं उसकी समरी है। आपको लगे कि भाई ठीक है इसमें कुछ फायदा हो रहा है तो पढ़ लेना, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं इग्नोर कर देना। बाकी मैंने ऊपर आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। नेक्स्ट अपन आते हैं अमेंडमेंट पे, जो कि है हमारा इशू नंबर 5। ये इशू क्या है पहले इसको समझिए, इसका मैंने चार्ट बना रखा है, आप इस चार्ट में देखिए। क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो आप एप्पल का मोबाइल खरीदो, चाहे आप कोई गाड़ी खरीदो, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। जैसे कि आप एप्पल का मोबाइल खरीदोगे, बोलेंगे 1 साल की वारंटी है, लेकिन अगर आपको ये वारंटी एक्सटेंड करवानी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने गाड़ी खरीदी थी वोक्सवैगन वाली, तो उसके अंदर उन्होंने बोला था कि गारंटी है 3 साल की। 3 साल की जो है कोई भी मान लो पार्ट वगैरह खराब होता है तो रिप्लेस करके देंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपको 2 साल की और एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए। तो एक्सटेंडेड वारंटी में क्या होगा, उन्होंने बोला था कि कुछ चीजें कवर्ड है, जैसे कि मान लो ये पार्ट खराब हो गया, ये पार्ट खराब हो गया, तो हम रिप्लेस करके देंगे फ्री में। तो मैंने वो सर्विस ले ली थी उनसे, तो मैंने जो है एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो मान लीजिए क्या हुआ कि 15 लाख रुपए की गाड़ी है और 15 लाख रुपए के अंदर हमने 12,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, किस चीज के, एक्सटेंडेड वारंटी के। जो नॉर्मल वारंटी होती है 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, वो तो मिलती ही है फ्री। 12 लाख रुपए के अंदर या 15 लाख रुपए जितने भी गाड़ी है, उस 15 लाख में नॉर्मल गारंटी तो क्या है, मिलती ही है, वो तो इंक्लूडेड है। तो नॉर्मल गारंटी के ऊपर कोई अलग से जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो किस में इंक्लूडेड है, वो कार की कॉस्ट में इंक्लूडेड है, उस पे जो कार वाला रेट है वही लगेगा, एक कंपोजिट सप्लाई हो गई। लेकिन बात आती है किसकी, एक्सटेंडेड वारंटी की। जो एक्सटेंडेड वारंटी है, क्या वो जो है, क्या जो पैसा चार्ज किया गया 12,000 रुपए, क्या वो 12,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा, बात ये है। तो देखो यहां क्या बात आती है, देखो ये लिखा रखा है, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कंसेशन चार्ज किया गया, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन बात आती है रेट कौन सा लगेगा। अब रेट में डाउट क्यों आया, क्या सर्विस वाला रेट लगेगा 18% या इसको भी कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा तो जो कार के ऊपर जीएसटी लगता है वही जीएसटी लगेगा। तो अब देखना यह है कि क्या होगा। तो देखो यहां पर इन्होंने कुछ केस बना रखे हैं और इस केस को मैंने चार्ट में डिवाइड कर दिया और चार्ट से आप पढ़ेंगे। तो पहले बोलता है अगर एग्रीमेंट एंटर किया जाए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सेल,
शोरूम में मैं जब क्या कहते हैं गाड़ी लेने गया था, वो डेट थी आई थिंक 4 फरवरी 2000, कुछ मेरे को याद नहीं है, 22 था 23 था क्या था, तो 4 फरवरी को मैं गाड़ी लेने गया था। और उस टाइम उन्होंने मेरे से बोला था कि या तो ये 12,000 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी अभी ले लो, या फिर 12,000 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी अब मत लो, जब नॉर्मल गारंटी का पीरियड खत्म होने वाला होगा ना, यानी कि 3 साल खत्म होने वाला होगा, तब ले लेना। अब मैंने कहा यार बाद में क्या पता याद रहे ना रहे, और उसने बोला था कि भाई बाद में लोगे ना तो हो सकता है कि उस टाइम हमारा वारंटी के प्राइस बढ़ जाए, अभी तो आपको 12,000 में करके दे रहे हैं 2 साल की वारंटी, हो सकता है बाद में ये 12 के 20 हो जाए 30 हो जाए, तो आपकी जिम्मेवारी है। तो मैंने कहा यार अभी लगे हाथ तो 12,000 पकड़, और जो है क्या कहते हैं मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी कर दे 5 साल की, जो है कोई भी खराबी आती है तो वो अपने आप रिप्लेस करके देंगे, अपना कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब क्या है, एक्सटेंडेड वारंटी मैंने कब खरीदी, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सेल, जब शुरू में सेल हो रही थी प्रोडक्ट की उस टाइम खरीदी। अब अगर ऐसा होता है तो उसमें 2 बातें आएंगी। 2 बातें कौन सी, पहली बात कि आपने गारंटी खरीदी किससे, क्या आपने गारंटी खरीदी सप्लायर से जिसने गुड्स बेची थी, यानी कि जिसने कार बेची थी, कार किसने बेची थी, वोक्सवैगन ने, तो क्या आपने गारंटी खरीदी वोक्सवैगन से, या आपने गारंटी या वारंटी खरीदी वारंटी बाय अदर पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि वारंटी कोई और पर्सन दे रहा है और गाड़ी कोई और बेच रहा है, ऐसा गाड़ियों के केस में तो नहीं होता, लेकिन ऐसा उस केस में इंश्योरेंस जैसे होता है, इंश्योरेंस तो अलग पर्सन का होता है। सिमिलरली एप्पल का जैसे मोबाइल आता है उसमें एप्पल गारंटी तो स्टैंडर्ड देता है जो भी उनकी होती है 1 साल की, लेकिन आप अलग वारंटी उसकी ले सकते हो थर्ड पार्टी से, कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोल लो। इंश्योरेंस तो वैसे वो प्रॉपर नहीं होता क्योंकि मोबाइल गिर जाए तो पैसे नहीं देते, वो सिर्फ पार्ट्स खराब होने के ही देते हैं, तो एक तरह से वारंटी है। तो वारंटी जो है वो क्या कहते देते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी दे रही है, वो कोई एप्पल नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, वारंटी या तो ले सकते हो किससे, मैन्युफैक्चरर से, या किससे ले सकते हो, थर्ड पार्टी से। अगर मैन्युफैक्चरर से लिया है तो उस केस में गुड्स भी मैन्युफैक्चरर ने बेची है, वारंटी भी मैन्युफैक्चरर ने दी है, इट मींस ये क्या हो गया, कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई ऑफ 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज बंडल टुगेदर। और ये एक जो है क्या कहते हैं अपना, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई का जो है रेट लग जाएगा, और प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, कार, तो कार वाला रेट लग जाएगा। तो अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कार वाला रेट लगेगा। वो 2 कंडीशन कौन सी, पहला जब आपने सप्लाई शुरू में गुड्स की खरीदी तभी आपने की हो, तभी वारंटी ली हो, और दूसरा किससे ली हो, सप्लायर से ली हो, तो उस केस में कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, और प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है, और सप्लाई ऑफ गुड्स वाला रेट लग जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, आपने गारंटी कब खरीदी, वारंटी कब खरीदी, वारंटी तो खरीदी जिस टाइम आपने शुरू में गुड्स खरीदा था, लेकिन किससे खरीदी, किसी और पर्सन से खरीदी। अरे जब और पर्सन से खरीदी तो कंपोजिट सप्लाई हो ही नहीं सकता, कंपोजिट सप्लाई तभी हो सकता है जब सेम पर्सन हो, पर्सन ये लगे तो कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकता। यहां गुड्स के ऊपर रेट अलग लगेगा और वारंटी के ऊपर रेट अलग लगेगा, तो वारंटी के ऊपर यहां सेपरेट सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई सर्विस माना जाएगा। अब राइट हैंड साइड वाला केस है, राइट हैंड साइड वाला केस है कि अगर आपने वारंटी खरीदी हो कब, आपने वारंटी खरीदी हो कब, गुड्स के बिकने के बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद में वारंटी खरीदोगे तो हमेशा ही सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे आप वारंटी खरीदो ओरिजिनल सप्लायर से या फिर वारंटी खरीदो थर्ड पार्टी से। अगर आप बाद में खरीदोगे तो हमेशा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या लगेगा यहां पर, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा इस केस में। ये हो गई हमारी अगली अमेंडमेंट, इसकी थ्योरी अब ऊपर से पढ़ लेना। इसके बाद आ जाते हैं इसका एग्जाम्पल। मैंने जो है गाड़ी खरीदी वोक्सवैगन से, और परचेज के टाइम पे, ध्यान रखो किसके टाइम पे, परचेज के टाइम पे हमने वारंटी ले ली एडिशनल 2 इयर्स की बियॉन्ड द स्टैंडर्ड वारंटी ऑफ 1 ईयर। इसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी जो थी वो 12,000 रुपए की आई, तो क्या जीएसटी लग जाएगा, यस जीएसटी लग जाएगा। और बताओ कौन से रेट से, तो यहां लिखेंगे यस जीएसटी इज एप्लीकेबल, और हमने यहां पर जो है क्या कहते हैं उस बंदे से खरीदी है जिस बंदे से हमने क्या खरीदी थी, गाड़ी। सिंस
वारंटी परचेज्ड फ्रॉम ओरिजिनल सप्लायर ऑफ गुड्स, और साथ में एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, hence it is composite supply, और कंपोजिट सप्लाई होगी तो क्या होगा? हाँ, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, एट रेट ऑफ, कौन सा रेट? एट रेट ऑफ गुड्स, और वो गुड्स है प्रिंसिपल सप्लाई। तो यानी कि कार वाले रेट से लग जाएगा। तो बताओ, अब अगला केस है अबोव एग्जांपल। अगर मान लो एनएम ने गारंटी खरीदी होगी 2 साल बाद, अगर बाद में गारंटी खरीदी है तो फिर ये सेपरेट सप्लाई हो गया। इन सेकंड केस इट इज सेपरेट सप्लाई, hence GST will apply at rate of services। मैं रीड कर देता हूं, समस्या आएगी आपको समझने में। राइटिंग, यस GST is applicable since warranty purchased from original supplier of goods at the time of purchase of goods, hence it is composite supply। GST will be applicable at the rate of goods, that is principal supply। in the second case it is separate supply, hence GST will apply at the rate of service। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दिस। और अब आ जाते हैं अपन, डायग्राम ही बना रखा है वो भी आपको पता लग गया। अब आते हैं अगली अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई की। तो इसको समझिए। अब कई बार क्या होता है कि आप रहते हो यहां पर और गर्लफ्रेंड रहती है बाहर मतलब दूसरे स्टेट में, नेपाल रहती है, लेकिन नेपाल कवर नहीं कर रहे हम बेटा, वहां जीएसटी नहीं लगता, हम यहां कवर कर रहे हैं इंडिया में। तो मान लो इंडिया में कहीं ना कहीं रहती है आपकी गर्लफ्रेंड, आप रहते हो यहां पर हरियाणा के अंदर। अब अमेज़न की जो बिग बिलियन डे सेल होती है, उसमें हर बंदा जो है क्या कहते हैं सामान मंगवाता है, कोई क्या मंगवाता है, कोई क्या मंगवाता है। तो मान लीजिए आपने घर बैठे बैठे जो है क्या किया, एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपके खुद के अकाउंट से ऑर्डर किया। अमेज़न पे भी अकाउंट बनता है, आपके फोन नंबर से आप लॉगिन करते हो। तो आपने जो है क्या किया, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, और वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया आपने खुद के अकाउंट से, जिसके अंदर उस अकाउंट में मोबाइल नंबर आपका था, तो एड्रेस, बिलिंग एड्रेस किसका था? आपका। यानी कि आप कहां के हो? हरियाणा के। तो बिल कहां का बन रहा है? हरियाणा का। लेकिन आपने प्रोडक्ट डिलीवर कहां करवाया? आपने प्रोडक्ट डिलीवर कराया किसी दूसरे स्टेट में। हमारे एग्जांपल में प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है कहां पर? दिल्ली में। तो हमने बात की कि हम ऑर्डर कर रहे हैं जो है मोबाइल, कहां से ऑर्डर कर रहे हैं? हम ऑर्डर कर रहे हैं हरियाणा से, लेकिन प्रोडक्ट कहां डिलीवर हो रहा है? प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है अपना दिल्ली के अंदर। हमें अब देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मैंने आपको एक सेक्शन कराया था जो कि अमेंडमेंट में आया था, सेक्शन 10 का जो है 3CA, एक नया सेक्शन आया था CA। वो सेक्शन था जो कि बोलता था अगर प्रोडक्ट बेचा जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर प्रोडक्ट बेचा जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में हमने बात की थी अगर इनवॉइस में उस कस्टमर का एड्रेस होगा, स्टेट मेंशन होगा, तो वही स्टेट बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस में कस्टमर का एड्रेस नहीं होगा तो उस केस में सप्लायर का एड्रेस जो है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहां देखते हैं कि भाई क्या होगा। देखो लिख रखा है यहां पर कि एनएम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये तभी लगेगा जब अनरजिस्टर्ड पर्सन हो।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अमेंडमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब ऊपर इतने सारे हमने केस करवाए, हो सकता है उसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाए। अब ऐसे ही जो है आगे जितना भी चैप्टर है एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो यहां पर देखो लिख रखा है एनएम ने सामान जो है मंगवाया ई कॉमर्स वेबसाइट से, मोबाइल फोन मंगवाया और डिलीवरी का एड्रेस था दिल्ली, लेकिन एनएम ने बिलिंग का एड्रेस रखा हरियाणा, यानी कि बिल के अंदर एड्रेस क्या है, हरियाणा। जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई भी सामान मंगवाता है तो अगर बिल के अंदर किसका एड्रेस लिखा होता है, बिल के अंदर अगर रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। उससे फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स कहां जा रहे हैं, डिलीवरी कहां हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, इनवॉइस में एड्रेस क्या है। तो यहां देखो क्या लिखा रखा है, इस सिनारियो के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। तो यहां जो है बताते हैं कि इन्होंने क्लैरिफाई किया, क्लैरिफिकेशन है कि सेक्शन वही लगेगा 10(1) सीए, मैंने 10(3) लिख दिया, 10(1) सीए है। 10(1) सीए के अंदर जो है क्या कहते हैं, हमने एड्रेस जो भी डिलीवरी का दिया है, एड्रेस जो भी डिलीवरी का दिया है इनवॉइस में, एड्रेस ऑफ डिलीवरी जो कि दिया है इनवॉइस में, और एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा, इनवॉइस में जो एड्रेस दिया है वही बनेगा। इनवॉइस में अगर आपने दिल्ली का एड्रेस दिया है तो दिल्ली का एड्रेस बनेगा। अगर आप इनवॉइस के अंदर एड्रेस दोगे हरियाणा का तो हरियाणा का एड्रेस बनेगा। तो इट डिपेंड्स कि इनवॉइस में आपने कौन सा एड्रेस दिया है। और जनरली इनवॉइस में डिलीवरी का एड्रेस ही मेंशन होता है। जब आप अमेज़न से सामान खरीदते हो तो अमेज़न वाले इनवॉइस के अंदर कौन सा एड्रेस मेंशन करते हैं, डिलीवरी का। वो मेंशन नहीं करते कि भाई वो कहां का है, वो डिलीवरी का एड्रेस मेंशन करते हैं। अगर डिलीवरी का एड्रेस मेंशन किया तो वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इन सच केस सप्लायर में रिकॉर्ड द डिलीवरी एड्रेस एज द एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। तो उस केस में इनवॉइस के अंदर वो क्या कर सकता है, डिलीवरी एड्रेस को मेंशन कर सकता है। हाँ, तो ये वाली बात है। ऑल्दो क्या कहते हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स में उस रेसिपिएंट का अलग एड्रेस लिखोगे, बट जो इनवॉइस में एड्रेस लिखोगे वो आपका जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इनवॉइस में आपने एड्रेस मेंशन किया है डिलीवरी का, तो डिलीवरी वाला एड्रेस ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो इस केस में वही होगा कि अगर अमेज़न है दिल्ली का, कस्टमर भी दिल्ली का है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, और अगर सप्लायर किसी और स्टेट का है तो फिर आईजीएसटी लग जाएगा। तो यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि इनवॉइस में कौन सा एड्रेस है। इनवॉइस में यहां पर डिलीवरी का एड्रेस है तो वही जो है क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तो इनका जो है एग्जांपल है। हम अपना ये एग्जांपल भी बना सकते थे कि इनवॉइस में एड्रेस कौन सा लिखा रखा है, हरियाणा, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, हरियाणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, समझिए इसको। पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं। हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है एलएनटी। एलएनटी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो, ये कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी हाईवेज बनाती है। आजकल के जो हाईवेज बन रहे हैं वो बन रहे हैं, अपना एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं कि पहले आपको रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है। रोड की कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको उसकी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट करनी है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आजकल के जो हाईवे, पहले क्या होता था, हाईवे बनाती थी, हाईवे बनने के बाद अपना जो क्या कहते हैं कंपनी है उसको पैसे मिल जाते थे, और हाईवे का रख रखाव जो है फिर गवर्नमेंट खुद करती थी पहले के जमाने में। तभी वो हाईवे की क्वालिटी बहुत घटिया होती थी और अपना वो रोज टूट जाते थे। तो पहले का जमाना ये था कि भाई मान लीजिए अपना गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए 1000 करोड़, ये लो हाईवे बना दो, और उसके बाद वो कंपनी अपने रास्ते, अपना गवर्नमेंट को रखरखाव करना पड़ेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो नया मॉडल चलाया है वो ये है कि आप पहले बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बोट मॉडल बोलते हैं इसको। बिल्ड, पहले आप हाईवे बनाओ, बनाने के बाद एक एग्रीमेंट होता है 10 साल 20 साल कि आप उसको क्या करो, 10-20 साल तक ऑपरेट करो। 10-20 साल तक ऑपरेट करने का मतलब है कि उसको आप जो है क्या कहते हैं, ऑपरेट करोगे, यानी कि उसको मैनेज करोगे, उसको चलाओगे, और फिर जब 20 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा तो वापस से हाईवे नाम हो जाएगा किसके, गवर्नमेंट के, ट्रांसफर कर दोगे। इसको बोलते हैं बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। ये हाईवे का मॉडल होता है। तो इसमें जो है इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोलते हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी क्या कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है। जगह तेरी काम मेरा, ऐसा हो रहा है कि जगह जो है किसकी है, जगह गवर्नमेंट की है, काम उसके ऊपर हाईवे वाली कंपनी कर रही है, और कंपनी फिर काम करके ऑपरेट करके उसको 10-20 साल बाद वापस गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर देती है। अब इसमें सुनो, पहले के जमाने में क्या होता था, सारा पैसा कौन देती थी, गवर्नमेंट।
आज के जमाने में सारा पैसा गवर्नमेंट नहीं देती, कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है और बाकी पैसा टोल के थ्रू आता है। जो कंपनी हाईवे बनाती है वही कंपनी फिर उसका क्या ऑपरेट करती है, टोल। तो कुछ पैसा वो फिर हर साल किससे रिकवर कर लेती है, टोल से। तो मतलब उनको जो है पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 20 साल तक तो है पैसा मिलता रहता है। तो यानी कि वो क्या करेंगे, थोड़ा पैसा पहले मिलेगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा जो है उसको बाद में मिलता रहेगा ऑपरेशन के टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि किस टाइम जीएसटी लगेगा। कि मान लीजिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एलएनटी का, शुरू के अंदर जो है क्या हुआ, 5 करोड़ शुरू में दे दिए, फिर हर साल 5-5 करोड़ दिए जा रहे हैं 15 साल तक। इस तरह से मान लो पैसा आ रहा है, तो ये जो है गवर्नमेंट ने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आता है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन क्या होती थी, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो है। दूसरी कंडीशन, मोर देन 3 मंथ होना चाहिए। भाई ये तो मोर देन 3 साल है, यानी कि ये तो 15-20 साल है, ये भी है। तीसरा, रिकरिंग पेमेंट हो, वो भी हो रही है रिकरिंग पेमेंट। और चौथा यही थी कि कंटिन्यूअस सप्लाई होती नहीं चाहिए, होती रहनी चाहिए सर्विस की। और यहां पर सर्विस की कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है, लगातार 20 साल तक सर्विस सप्लाई हो रही है। तो इस केस में इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इसका इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसमें आप कंस्ट्रक्शन को अलग नहीं कर सकते और ऑपरेशन मैनेजमेंट को अलग नहीं कर सकते। मान लो कंस्ट्रक्शन है 100 करोड़, आप 100 करोड़ में से कंस्ट्रक्शन अलग नहीं कर सकते और ऑपरेशन अलग नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कंस्ट्रक्शन के 70 करोड़ है, 30 करोड़ मेंटेनेंस के है, नहीं, वो इकट्ठा पैसा है, कंस्ट्रक्शन के भी बीच में है, ऑपरेशन के भी बीच में है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो 100 करोड़ रुपए है ये इकट्ठा कंसिडरेशन है और इसको हम बोलेंगे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इसका जो है क्या कहते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे, जैसे निकाला करते थे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते थे। नंबर 1, अगर जो है एग्रीमेंट के अंदर ड्यू डेट्स लिंक हैं, पेमेंट की ड्यू डेट्स लिंक हैं कॉन्ट्रैक्ट से, तो इवेंट से, तो उस इवेंट पे क्या बनता था, टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड केस, अगर एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट की ड्यू डेट मेंशन्ड है तो उसी ड्यू डेट्स पे क्या बनता था, अपना जो है टाइम ऑफ सप्लाई। तीसरा, अगर पेमेंट की डेट मेंशन नहीं है तो जब जब पेमेंट होगी तब तक उसका क्या बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां जो है इस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपका, हाँ, तो उस तरीके से आपका वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं था, वो बन गया इनवॉइस। वो बन गया इनवॉइस की लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। जो मैंने अभी आपको 3 इवेंट बताई, वो 3 इवेंट से बनेगा लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। वो क्या बनेगा कि भाई अगर आपकी पेमेंट की डेट मेंशन्ड है उसके अंदर तो वो वाली डेट, इवेंट की डेट मेंशन्ड है तो इवेंट की डेट, और पेमेंट की डेट मेंशन नहीं है तो जब पेमेंट एक्चुअल में होगी, इन 3 डेट्स पे क्या बनेगा, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, अगर इनवॉइस टाइम पे इश्यू किया होगा तो फिर इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस टाइम पे इश्यू ना किया होगा तो सर्विस की डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। देखो यहां यही लिखा हुआ है कि अगर इनवॉइस बिफोर स्पेसिफाइड डेट इश्यू किया जाएगा। स्पेसिफाइड डेट क्या होती है, मैंने नीचे डिफाइन कर दिया। स्पेसिफाइड डेट का मतलब है लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का चैप्टर आप रेफर करो, उसमें आपको तीन तरह की डेट्स बताई थी, 3 डेट्स बताई थी उस चैप्टर के अंदर, आप देख लेना। तो 3 डेट बताई थी, एक चार्ट बनवाया हुआ है जिसके 3 एरो बना रखे हैं, वो वाली 3 डेट्स आपको बताई थी, वो मैंने आपको बता भी दिया। तो अगर आप टाइम पे इश्यू करोगे इनवॉइस, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, टाइम पे इश्यू नहीं करोगे तो प्रोविजन की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। यहां गवर्नमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट क्या मानेंगे, क्योंकि पेमेंट तो आपकी हर साल हो ही जा रही है और हर साल सर्विस जा रही है, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट कौन सी मानेंगे। तो बोलता है जो पेमेंट की डेट की ड्यू डेट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही क्या मानी जाएगी, प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट मानी जाएगी। तो वो डेट या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका जो है टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। दोबारा समझाता हूं मैं आपको ये वाला केस। सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर्विस कौन सी है। सर्विस है हाईवे बनाना, और हाईवे बनाने के बाद क्या करना, उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना। इसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस, साथ में कंस्ट्रक्शन की सर्विस। ये एक बंडल सर्विस है, कंपोजिट सप्लाई है, इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट है,
एक ही रेट लगेगा, जो भी अपना इनका रेट होता होगा कंस्ट्रक्शन का वो रेट लगेगा, और इस रेट के ऊपर जो है क्या किया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की वजह से। कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि रिकरिंग पेमेंट है, रिकरिंग सर्विस है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, मोर देन 3 मंथ्स है, तो ये क्या डेफिनेशन हो गई कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की। तो उसका जो है टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आता है, पहले उसका निकालना पड़ता है लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। वो कैसे निकालते हैं, वो होता है 3 चीजों पे। कॉन्ट्रैक्ट में अगर इवेंट मेंशन की गई हो कि इस इवेंट पे पेमेंट आनी है तो इवेंट की डेट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की ड्यू डेट मेंशन की गई हो तो पेमेंट की डेट, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जब जब पेमेंट आती है तब तब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। ये तो आ गई लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर इससे पहले आपने इनवॉइस इशू कर दिया फिर तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपने इनवॉइस इशू किया इसके बाद में तो फिर जो आपका प्रोविजन की डेट है और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। अब बात आती है प्रोविजन की डेट कौन सी है, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया ये है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। इसको जो है क्या कहते हैं, ऊपर से रीडिंग करना चाहो वो भी कर लेना, ऊपर बहुत लिखा हुआ है। हाँ, इसका एक मॉडल का नाम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, क्योंकि कुछ पैसा जो है शुरू में दिया जाता है और कुछ पैसा हर साल दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। साथ में यहां पर कंसेशनियर वो पर्सन होता है जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है उस प्रॉपर्टी का। तो यहां पर हमारे एग्जांपल में एलएनटी क्या है, कंसेशनियर इज दैट पर्सन जिसके पास किसी प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने का एक्सक्लूसिव राइट हो। तो यहां पर जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है जो है एनएचएआई, क्योंकि हाईवेज बनाने की गवर्नमेंट की अथॉरिटी कौन सी है, एनएचएआई। बट एनएचएआई खुद नहीं बनाती हाईवे, किसको क्या कर देती है, आउटसोर्स। तो वो किसको काम दे रही है, एलएनटी को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किन दोनों के बीच में हो रहा है, एनएचएआई और एलएनटी के। इसके बाद हाँ, तो इसमें ये भी देख सकते हो रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है। सप्लायर तो एलएनटी है क्योंकि वो हाईवे बना रहा है, और रेसिपिएंट कौन है, एनएचएआई, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, एनएचएआई। तो ये बात है। इसके अलावा बाकी इसमें आई थिंक आप पढ़ लोगे, वो मैंने आपको बता दिया था। डीबीओटी मॉडल मतलब डिजाइन करो पहले, बिल्ड करो, ऑपरेट करो और फिर ट्रांसफर कर दो। इसके अलावा और कोई टेक्निकल वर्ड मेरे को इसमें दिखा नहीं, वो आप अपना इसको देख सकते हो। इसके बाद L&T enters into HAM contract with NHAI for the construction along with the 15 साल के लिए under the contract payment is spread over the entire contract period and made installments every year। तो पेमेंट जो है इन्होंने टाइम पे की है और पेमेंट हर साल की है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो पहले तो लिख दोगे कि ये कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस है, इट इज कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस, कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस। और कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस के अंदर लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस लिखा है इसने, इशू किया नहीं किया टाइम पे। इसका मतलब अपने को दोनों एंगल से लिखना पड़ेगा कि अगर इनवॉइस इशू टाइम पे हो तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। तो कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस है और यहां पर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है। टाइम क्या है, हर साल इंस्टॉलमेंट करनी है। तो हर साल जो है कोई डेट मेंशन की है, हर साल आपको इंस्टॉलमेंट करनी है। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा कि क्योंकि हर साल एक डेट मेंशन की गई है तो हर साल वही आपका लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ पेमेंट mentioned in contract every year। तो एवरी ईयर आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा उस डेट के हिसाब से जो भी आपकी पेमेंट की ड्यू डेट है। तो एवरी ईयर बनाना पड़ेगा आपको इनवॉइस। अब हर साल आप इनवॉइस बनाओगे तो अब बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई की। तो आप लिखोगे इफ इनवॉइस इशूड इन टाइम, इफ इनवॉइस इशूड ऑन टाइम, बाद में करेंगे चेक। इफ इनवॉइस इशूड ऑन टाइम, अगर टाइम पे होगा तो दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक तो पेमेंट डेट और
और इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस इनमें से अर्लियर आ जाता है। और अगर टाइम पे ना हो, इनवॉइस नॉट इशूड ऑन टाइम, टाइम पे ना हो तो रिसीट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट वही पेमेंट डेट, और प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस अर्लियर। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट पे लिखवा दिया आंसर, आगे चलते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, और उस केस में दो बातें होती हैं कि अगर क्या कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट की डेट मेंशन्ड है तो वहीं आपको इनवॉइस इशू करना है। इनवॉइस टाइम पे इशू करोगे तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट अर्लियर हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस जो है क्या कहते हैं लेट इशू करोगे तो क्या कहते हैं आपका फिर पेमेंट की डेट और प्रोविजन ऑफ सर्विस जहां कंप्लीट हुआ उसकी डेट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। इसके बाद आईटीसी का लास्ट पेज आ चुका है, एक और बचा है, दो बच गए पेज, ठीक है, फटाफट करते हैं इसको भी। अगला जो पेज है वो ये है, यहां पर आ जाइए, ये डायग्राम बना रखा है। आपको मैंने बताया था आईटीसी लेने की लास्ट डेट होती है जो अभी आने वाली है 30 नवंबर। आपको पता है आपका जो साल है सिलेबस में, जो अपना जनवरी वालों का साल है वो है 23-24। तो 23-24 की जो अभी 23-24 की 1/4/23 से 31/3/24, आपको पता है इसकी जो ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीसी लेने की ड्यू डेट है। अगर यहां पर इनवॉइस इशू किया गया है तो इसकी ड्यू डेट होती है 30/11/24 जो अभी आने वाली है कुछ दिनों में, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, ये बात है। अब इन्होंने क्या बोला कि ये 30/11/24 कौन सी होती है? 30/11/24 होती है जिस साल का इनवॉइस हो उस साल से अगले साल की 30/11, ये होता है रूल। अब बात कैसे पता चलेगी इनवॉइस कौन से साल का है? पता कैसे चलेगा भाई? इनवॉइस इशू करने की डेट देख लो। लेकिन यहां डाउट क्या आया? यहां डाउट आया कि भाई आरसीएम के केस में क्या होगा? आरसीएम के केस में, और वो भी वो वाला आरसीएम जहां पर इनवॉइस सप्लायर इशू नहीं करता, जहां इनवॉइस रेसिपिएंट इशू करता है। वैसे तो सप्लायर कब इशू करता है? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हो। तो आरसीएम के केस में भी इशू कौन करता है? सप्लायर, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड, तभी मैंने यहां लिख रखा है सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट को तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको, कि आपको बताया जहां पर आरसीएम लग जाए वहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है एज पर सेक्शन नंबर 24। तो यहां रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रेसिपिएंट को बनाना पड़ेगा सेल्फ इनवॉइस एज पर सेक्शन दिस। 31 सेक्शन किसका था? इनवॉइस का, लास्ट डेट इशू ऑफ इनवॉइस का, उसका 31(3) का एफ पॉइंट था जहां पर सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है रेसिपिएंट को, क्योंकि सप्लायर क्या होता है? अनरजिस्टर्ड, और आरसीएम में टैक्स किसको भरना होता है? रेसिपिएंट को। तो इस केस की बात हो रही है, और इस केस में बोला जा रहा है कि भाई आईटीसी लेने की लास्ट डेट क्या होगी? टाइम लिमिट और आईटीसी क्या होगी? एज पर 16(4), 16 सेक्शन किसका था? आईटीसी लेने की कंडीशंस थी सारी। तो 16 सेक्शन के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी क्या होगी? तो बोलता है 30/11 फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये कौन से वाला एंड? वो जिसके अंदर इनवॉइस क्या किया गया है? इशू। तो वहां अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है तो वो वाला इनवॉइस उससे अगले साल की 30/11, और अगर इनवॉइस किसने इशू किया है? रेसिपिएंट ने। तो जिस भी साल रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू किया होगा उससे अगले साल की 30/11 देखी जाएगी। तो देखो लिख रखा है 30/11 फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस अंडर सेक्शन दिस इशूड बाय रेसिपिएंट। यानी कि रेसिपिएंट ने वो इनवॉइस जब इशू किया है उससे अगले साल की 30/11 देखी जाएगी। कोई खास बात नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है क्या कहते हैं इसकी लास्ट डेट लोगे कहां से? इनवॉइस से।
इनवॉइस चाहे इशू करे सप्लायर, चाहे इशू करे रेसिपिएंट, क्या फर्क पड़ता है? इनवॉइस इशू की डेट देखो, उससे अगले साल की क्या कर लो, 30/11, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये थी आपकी अगली अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट क्लैरिफिकेशन है। इसके बाद अब यहां पर एक एग्जांपल बना रखा है कि एडवोकेट अनरजिस्टर्ड है, पारस रजिस्टर्ड है, और पारस ने इशू किया है इनवॉइस 25 अक्टूबर। बताओ, क्योंकि यहां पर पारस ने इनवॉइस इशू किया है 25 अक्टूबर को, बताओ कौन सी लास्ट डेट आएगी? टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आरटीसी ये आएगी 30/11/2025। सही बात है, क्योंकि ये इनवॉइस रिलेट कर रहा है कौन से साल से? 24-25। 24-25 से इनवॉइस रिलेट कर रहा है, तो 30/11/25 आएगी। और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर, नहीं फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी में वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा लग रहा है यहां पर? 24-25, ये आ जाएगा विच एवर इज अर्लियर। ये एग्जांपल्स बनाए हैं कि हो सकता है कि आईसीआई इसी तरीके से कोई एग्जांपल बनाकर आपके एग्जाम में पूछे, तो एग्जांपल मैंने कोशिश की है बनाने की। इसके बाद जो है चलते हैं लास्ट अमेंडमेंट पे, आगे चलते हैं भाई। अब जो आज का जमाना है वो जियो फाइबर का जमाना है। जियो फाइबर या फिर एयरटेल का ऑप्टिकल फाइबर, इनका जमाना है। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपके घर जो वाईफाई का कनेक्शन आता है, आपके घर जो वाईफाई का कनेक्शन आता है, जो वाईफाई का कनेक्शन आता है वो क्या होता है, एक वायर आती है आपके घर पे, और वो वायर जो है क्या कहते हैं, आपके मोडम के अंदर एक मोडम होता है, बॉक्सा होता है वाईफाई का, उसमें लग जाता है। तो वैसे मैंने यहां पर क्या किया था, कुछ फोटो वगैरह ऐड की थी, देखो ये ऐड की हुई है मैंने। तो क्या है कि इस तरह की वाईफाई वायर आती है, ठीक है। इसके अलावा अपन कोशिश करते हैं गूगल पे देखने की, ठीक है, ऐसी वायर आती है। ये क्या होता है कि आपके ये जैसे वायर आती है तो कई जगह तो वायर खंभों के ऊपर से आ रही होती है, ठीक है, जो बिजली वाले खंभे होते हैं उसी के साथ में वो क्या करता है, लगा देता है, और फिर वहां से आपके घर पे आती है, घर पे आके मोडेम में लग जाती है और आपका वाईफाई चलता है। तो अब यहां पर बात क्या है, बात ये है कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर किस बात का निकाला, गवर्नमेंट ने कहा कि जो कंपनियां वाईफाई बेचती हैं, जैसे जियो फाइबर टेलीकॉम कंपनी है, वाईफाई बेचती है, वाईफाई की सर्विसेज देती है, इसकी सर्विसेज पे तो जीएसटी लगता है, इसके आउटपुट पे जीएसटी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो वाईफाई की वायर है, इस वायर का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, बट डाउट क्या है, डाउट ये कहता है कि वाईफाई की वायर क्या की जाती है, कई जगह धरती के नीचे जो है दबाई जाती है, जहां पर खंबे नहीं होते, जहां अच्छी सिटीज बनाई गई हैं, दिल्ली वगैरह वाली साइड, हमारे यहां तो ऐसी खंभों पे चलती रहती है वायर, लेकिन जहां पर खंबे पॉसिबल नहीं है वहां फिर वो क्या करते हैं, धरती के नीचे से लेकर जाते हैं। तो जब धरती के नीचे से लेकर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मेन होल भी बनाते हैं, मेन होल, जैसे पानी का मेन होल मिलता है ना, कि भाई ऊपर से पतनाले का पानी आ रहा है, साइड से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, और मेन होल में जा रहा है, वैसे ही इन वायर का बनता है कि अपना जो है बंटी के घर से आ रहा है, निखिल के घर से आ रहा है, सर के घर से आ रहा है, गोरू सर के घर से आ रहा है, छोले के घर से आ रहा है, सबके घर से वायर आकर उस मेन होल में जाती है। तो ये जो मेन होल्स हैं, ये जो मेन होल्स हैं, ये मेन होल्स का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउट ये है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये मेन होल्स, क्या इनको हम बिल्डिंग माने, क्योंकि ये मेन होल्स होते हैं धरती के नीचे, तो धरती के नीचे है तो क्या इसको बिल्डिंग माने, इमूवेबल माने, या फिर इसको प्लांट एंड मशीनरी माने? क्योंकि अगर बिल्डिंग मानेंगे तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग का आईटीसी होता है ब्लॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का आईटीसी ब्लॉक होता है, सीमेंट का, सरिया का आईटीसी ब्लॉक होता है। अगर इसको बिल्डिंग मानेंगे तो आईटीसी ब्लॉक होगा, और अगर इसको क्या मानेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, तो आईटीसी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको प्लांट एंड मशीनरी माने या बिल्डिंग माने। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी, और ये क्लैरिफिकेशन दी कि ये चीजें जो है, जो पीवीसी डक्ट्स होती है, पीवीसी का मतलब प्लास्टिक की डक्ट्स बनती है इस तरह की, तो पीवीसी डक्ट्स, मेन होल्स या शीट्स, इन वायर्स को शीट्स बोलते हैं। तो ये वर्ड लिखा आएगा आपको एग्जाम में, इन चीजों को क्या माना जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, और इनके फेवर में डिसीजन दिया गया। देने को इनके अगेंस्ट दे सकते थे, इनको बिल्डिंग मान सकते थे, और बिल्डिंग मान लेते तो आईटीसी ना मिलता, लेकिन इनके फेवर में दिया गया डिसीजन और आईटीसी इनको दे दिया गया। देखो क्या लिख रखा है यहां पर कि ये जो चीजें हैं
जो ऑप्टिकल फाइबर देने वाली कंपनियां यूज करती हैं, जैसे कि डक्ट्स, शीट्स वगैरह वगैरह, या मेन होल्स, तो ये जो है क्या कहते हैं अपना, इनको क्या प्लांट मशीनरी माना जाएगा या क्या माना जाएगा? तो बोलते हैं कि इनको प्लांट मशीनरी माना जाएगा, और ये डेफिनेशन ऑफ प्लांट मशीनरी में आएंगे। इनको बिल्डिंग नहीं माना जाएगा। एक और पॉइंट इसमें आया, आपको एक बात बताई थी कि अगर फैक्ट्री के बाहर की जो पाइपलाइन होती है, फैक्ट्री के बाहर की पाइपलाइन को क्या माना जाता है? बिल्डिंग। और बिल्डिंग मानने की वजह से उसका आईटीसी नहीं मिलता। तो क्या इसको पाइपलाइन माना जाएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये पाइपलाइन नहीं है, वो नेचुरल गैस की पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन नहीं है, ये प्लांट मशीनरी आएगा और इसका आईटीसी मिल जाएगा। साथ में एक और क्लैरिफिकेशन है, वो ये है कि ये टेलीकम्युनिकेशन टावर भी नहीं है। आपको ये बताया हुआ है कि जो टेलीकॉम कंपनी होती है उनके जो टावर होते हैं वो टावर बिल्डिंग माने जाते हैं, उनका आईटीसी नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ये जो शीट्स हैं या ये जो वायर हैं, ये ना तो क्या है टेलीकम्युनिकेशन टावर, ना ही ये क्या है पाइपलाइन। तो ये नहीं है, तो ये जब वो नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है तो क्या है ये मशीनरी, मशीनरी है तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। तो देखो लिख रखा है आईटीसी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इनका आईटीसी ब्लॉक नहीं किया गया और इनका आईटीसी मिल जाएगा। तो ये यहां पर एग्जांपल है। अभी इसका आंसर निकालना है। आंसर क्या है? जियो ने सर्विस प्रोवाइड की है और जियो ने ये सामान खरीदा है। 5 लाख के डक्ट्स खरीदे हैं, 3 लाख के मेन होल खरीदे हैं, टोटल हो गया कितना? 8 लाख। आईटीसी कितना मिलेगा? 8 लाख का 18% मिल जाएगा। आईटीसी कितना हो गया? 1,44,000 रुपीज का आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारी अमेंडमेंट्स होती हैं कंप्लीट। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। मिलेंगे आपसे फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाकी सारी आपको गाइडेंस दी जा चुकी है। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स आपको साथ ही कवर करा दी थी, कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा नहीं है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।